आप मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग को इस हिसाब से प्रैक्टिस रखेंगे कि आउट ऑफ 25 गिरी से गिरी हालत में मिनिमम मेरा 20 सही होना चाहिए किसी भी कीमत पर, वॉट एवर इट टेक्स। 25 में 20 गिरी से गिरी हालत में सही होना चाहिए। अब ये तुम कैसे सही करोगे भाई? सही करने का तो सिंपल सा तरीका ये है कि मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग का एक बाकायदा लिख लो हेडिंग, और जितना मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग के टॉपिक हैं जो दिल्ली बाइट्स की तरफ से बताया गया है, जो सिलेबस वाले वीडियो में मैंने बताया होगा कि मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग में ये सारे टॉपिक्स हैं, तुम उन टॉपिक्स को लिख लो। लिखने के साथ साथ एक मिनिमम वर्क आप ये भी करोगे कि पास्ट 3 इयर्स का पेपर एटलीस्ट आप देख लोगे, बिना ये बात कहे कि सर वो प्रीवियस ईयर का PDF मिल जाता, तो जैसा कि मुझे पता चला नुपुर से बोला गया वो रिलीज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो होता क्या है कि हम लोग कन्वर्ट करवा देते हैं उसमें मॉक के फॉर्म में, तो वो आप लोगों को करा दिया जाएगा। लेकिन पास्ट 3 इयर्स का प्रीवियस ईयर पेपर किसी भी सर्कमस्टांसेस में आपको देखना है। उसको देखने के बाद आप स्वयं से चिंतन करोगे कि ये पास्ट 3 इयर्स में जो भी मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग का क्वेश्चन है कौन कौन से टॉपिक से पूछा गया है, पहला चीज। दूसरा चीज देखोगे, हम लोग भी सिलेबस में बताए होंगे कि भैया ये IPBED का मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग का टॉपिक है, ठीक है, आप वो भी, तो सारे टॉपिक्स आप नोट करोगे, टॉपिक कम नहीं रखोगे, ज्यादा ही रखोगे, ठीक है। ये आपके पास लिख कर एकदम होना चाहिए कि पास्ट 3 इयर्स में ये मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग के टॉपिक रहे हैं, और इस हिसाब से आप प्रिपेयर करोगे कि 25 में मिनिमम गिरी से गिरी हालत में आप 20 सही करो। अगर आप 20 सही कर रहे हो मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग में, तो आपका डैम श्योर है, गारंटी है कि आपका SCRT में होगा, गारंटी है। अगर आप 25 में 20 सही कर रहे हो मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग में, तो आप एकदम अपने दिमाग में फार्मूला सेट कर लो। और यही रीज़न है कि मैं ये सेशन कंडक्ट कर रहा हूँ कि भाई देखिए ऐसा है, 99% सिलेबस दिल्ली बाइट्स की तरफ से जो भी आपका मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग का है कंप्लीट करा दिया गया है, लेकिन वो सिलेबस हमने कंप्लीट कराया है, हमारे एंड से कंप्लीट हुआ है। ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो और तुम्हारे एंड से कंप्लीट हो, ज़्यादा ज़रूरी ये है। तो आप पास्ट 3 इयर्स का पेपर लेंगे IPBED का, चाहे जहाँ से लो, दिल्ली बाइट्स के यूट्यूब पर जाओगे तो PYQ सॉल्व भी मिल जाएंगे आपको। 2023 का जो रह गया है वो 2-4 दिन में आप लोगों के टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया जाएगा, सॉल्व भी करा दिया जाएगा यूट्यूब पर, आप जाके देख लीजिएगा। तो तुमको करना क्या है, सारा क्वेश्चन पास्ट 3 ईयर का देख कर सारे टॉपिक्स नोट कर लेना है, कौन सा टॉपिक से पूछा है। दिल्ली बाइट्स ने भी जो सिलेबस बताया होगा उसमें से भी सारे टॉपिक्स को लिख लेना है, और हाँ, एक सीरीज से सॉल्व करते जाना है, सो दैट तुमको मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग में इस हिसाब से आइडिया मिलते रहे कि अगर मेरा 25 में 20 नहीं आ रहा है, लेट्स से 10 आ रहा है, तो कौन सा वो 10 टॉपिक्स है जिसको मैं कर सकता हूं। तो उसमें से तुम अपना जो तुम्हारे पास लिस्ट रहेगा, जो तुम नोट करोगे क्वेश्चंस का, उस लिस्ट में से तुम देख लेना कि भाई देख ये तो 5 टॉपिक के ऐसे क्वेश्चंस है जो मैं कर पा रहा हूं, ये 5 वाले मैं नहीं कर पा रहा हूं, तो मेरे को उस 5 टॉपिक पे स्ट्रेंथन करना है, ठीक है। जब तक आप वो चीज स्ट्रेटेजी वाइज नहीं चलोगे तब तक गंतव्य तक नहीं पहुंचोगे। अब ये नहीं कि पता चला कल से टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास शुरू हो रही है, तो सर वो हम 3 दिन ना टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ रहे थे। भाई तुम्हारे इन बकवास को सुनने के लिए यूनिवर्सिटी वाले नहीं बैठे हैं कि तुम टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास कर रहे थे और तुम मैथ नहीं कर रहे थे। भाई साइड में बैठ के तुम अपना लगाते रहो, चाहे 30 मिनट ही क्यों ना हो। रीजनिंग का एक टॉपिक 30 to 45 मिनट मोर देन सफिशिएंट अगर आप एक टॉपिक सॉल्व करते हो तो। और आईपी में मैथ का क्वेश्चन कम आता है, गिनती के 2 ही 3 क्वेश्चन आते हैं, सारा का सारा रीजनिंग का ही रहता है। तो 30 to 45 मिनट तुमको देना है, डिवाइड ऑफ एनी एग्जाम, चाहे तुम्हारा CUET का पेपर क्यों ना, अगर तुम 30 to 45 मिनट देते हो तो देना है, क्योंकि नहीं दोगे तो फिर वो चेंज क्रिएट नहीं होगा। अगर आप किसी मजबूरी के सामने दबते जा रहे हो तो समझ लो एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हारे पास मजबूरियों का पहाड़ हो जाएगा। तो तुमको देना है 30 to 45 मिनट दीजिए, ठीक है। लेट से सुबह उठे तो एकदम भाई तकिया कलाम सेट कर लो कि मैं ब्रश तभी करूंगा जब मैं 30 मिनट्स अपना रीजनिंग पे दे चुका हूं, ठीक है, कि मैं ब्रश तभी करूंगा। अब चाहे तुमको ये बात ऐसा अजीब सा लग रहा हो, लेकिन अगर तुम इस तरह की स्ट्रेटेजीज बनाओगे तभी होगा, ठीक है, कि मैं ब्रश तभी करूंगा जब मेरा 30 मिनट्स में रीजनिंग पे दे चुका हूं। तो सारे टॉपिक आप नोट कर लीजिए, जब तक करते रहोगे जब तक मिनिमम 25 में 20 ना आ जाए। देखो कोई बच्चा मैथ बैकग्राउंड का होगा तो उसको बहुत बड़ी नहीं लग रही होगी मेरी बात, उसको लग रहा है हाँ ठीक है यार हो जाएगा,
ठीक है यार, हो जाएगा, अच्छी बात है, दैट्स रियली गुड। बट जो मैं बात कह रहा हूँ ये बात 90% लोगों के लिए है। अगर कोई मैथ बैकग्राउंड का है और उसको लग रहा है कि ठीक है इजीली हो जाएगा, देन इट्स रियली गुड। अच्छी बात है कि आप थोड़ा सा अपर एज पर हो, लेकिन ये बाकी के सभी लोगों पर ये बात लागू हो रही है, आप उस हिसाब से प्रिपेयर्ड रहेंगे, ठीक है। एंड कल से, ठीक है, कल या परसों से, मोस्ट प्रोबेबली कल ही से, ठीक है, आप लोगों की रेगुलर रिमझिम मैम के साथ टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास है, रेगुलर, ठीक है। साथ के साथ आप टीचिंग एप्टीट्यूड वगैरह सारा कुछ पढ़ते रहोगे, क्योंकि ये जितनी भी इरेगुलरिटी दिख रही थी ये सारा कुछ मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग तक ही सीमित था। मैं मान के चल रहा हूँ कि उसका आप कुछ फ़ायदा लेंगे, और लगातार आप लोगों की टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास होगी, उसके बाद जनरल अवेयरनेस की क्लास होगी, जैसा रहेगा। और एक चीज़ और, इंग्लिश नहीं बोला गया है, मतलब इंग्लिश इज़ नॉट पार्ट ऑफ आवर बैच और सिलेबस, नहीं बोला गया है, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश रहेगी कि इंग्लिश का भी कुछ सेशन आप लोगों के साथ करवाया जाए, ठीक है। क्योंकि शर्वानी मैम हु इज़ टेकिंग इंग्लिश, बहुत पहले डेली बाइट्स पर वो स्टूडेंट भी रही हैं, एंड शी इज़ कवरिंग इट इंग्लिश इन अ वेरी हॉलिस्टिक एंड अ वेरी कंप्लीट मैनर ऑन डेली बाइट्स इन ऑल ऑफ आवर एग्जाम सेट्स एंड ऑल, ठीक है। तो मैं उनको जरूर बोलूँगा कि आईपी वाले में बैच में भी जो है 2-4 चाहे आप लोगों को नहीं बोला गया था, जब आप लोगों ने ज्वाइन किया था तो आप लोगों को पता होगा कि इंग्लिश की क्लासेस नहीं कराते हम लोग, ठीक है, लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि उसको भी करवा दिया जाए। लेकिन पॉइंट वही है, तुम इस हड़बड़ी में मत आना कि अच्छा अब करवा दिया जाएगा, फिर वही बात, तुम्हारा कंप्लीट होना चाहिए, फिर वही बात, तुम्हारा कंप्लीट होना चाहिए। जैसे बच्चा क्या सोचता है, सर डाउट क्लास हो जाएगा, अरे डाउट क्लास तुम्हारे पास डाउट ही नहीं है तो फिर कहाँ का डाउट क्लास। तो इस लायक रहिएगा कि टॉपिक्स को आप प्रैक्टिस करिए, क्योंकि मैं क्लासेस करवा दूंगा सारा का सारा, ठीक है, उसको आप लेकर निश्चिंत रहिए। तो ये जो मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग बोला, क्योंकि एक एरिया आप सबका बहुत स्ट्रेंथन होना चाहिए। 4 सब्जेक्ट, 4 अलग अलग जो डोमेन है, मेंटल टीचिंग एप्टीट्यूड, इंग्लिश, मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस, एक सेक्शन ऐसा होना चाहिए जिसमें आप डैम श्योर हो कि 25 में 20 में बना रहा हूं किसी भी तरह, और वो सेक्शन पता है मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग ही होता है। क्योंकि उसका क्वेश्चन जब तुम सॉल्व करते हो ना, तो वहीं जो आंसर आ रहा था उस 4 ऑप्शन में से अगर सही होगा तो एक मैच कर रहा होगा, ठीक है। बाकी का कोई ऐसा सेक्शन नहीं, तुम कितना भी पढ़ लो ना कि डैम श्योर इसका आंसर यही है, तुम कभी भी श्योर नहीं हो सकते, और लैंग्वेज में तो कतई नहीं श्योर हो सकते हो भाई। तो आपका एक सेक्टर ऐसा होना चाहिए जो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, और वो मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग ही है। तो इन एनी सर्कमस्टांसेस, और हाँ, कोई ऐसा है जो मैथ्स बैकग्राउंड या मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग बैकग्राउंड का नहीं है, ध्यान देना, मैथ्स बैकग्राउंड के नहीं हो तो चलेगा, मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग सब पहली बार ही पढ़ रहे होते हैं। बस होता क्या, कोई मैथ का बच्चा पढ़ रहा होता है तो उसका थोड़ा सा कैलकुलेशन का स्पीड तेज रहता है। तेज इसलिए रहता है, इसलिए नहीं रहता कि उसका तेज है, तेज इसलिए रहता है कि तुम्हारा कमजोर है। तुम उसको तेज कर सकते हो, लेकिन तुम बैठे हुए हो, तुम इस छोटी सी चीज में भी कंफ्यूज हो जाते हो कि दुकान पे गए, तुमको जो है 4 रुपए का सामान चाहिए था, दुकानदार ने कहा 6 रुपए खुले हैं, अच्छा भैया लाओ 10 का नोट दे, तो मैं आपको 6 रुपये वापस कर दे रहा हूँ। अब तुम्हारे पूरे रास्ते पर तुम्हारे दिमाग में चल रहा है, 10 रुपया दिए हैं, 4 रुपए का था, वो 6 रुपये वापस किया, तो कुल हिसाब सब जगह सेटल्ड है कि नहीं है। ये 4 रुपए का सामान था, मैंने उसका 10 का नोट दिया और मुझे 6 रुपये वापस किया है। जब छोटे रहते हो तो दिमाग में रिवर्स कैलकुलेशन सेट नहीं बैठ पाता है। तो क्यों नहीं सेट बैठ पाता, क्योंकि तो उन्होंने बुद्धि को कमजोर कर लिया है। तो रीजनिंग में ये चीज़ नहीं है, रीजनिंग में प्रॉब्लम नहीं है, रीजनिंग में प्रॉब्लम तभी है जब तुम्हारा प्रैक्टिस नहीं है, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक है कि ABCDEFGH ये सब दे रखा है, तो उसको मैथ की नंबरिंग कर दें तो 1 2 3 4 5 6 7, तो देखो कि रीजनिंग की मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन ऐसे ही सेट बैठ जाते हैं, मेजॉरिटी ऑफ दम ऐसे ही सेट बैठ जाते हैं, ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ दम ऐसे ही सेट बैठ जाते हैं। तो कहने का, इनफैक्ट मैं आप लोगों से शेयर करूं, मैं तो यहाँ तक करता था कि लेट्स से कि मैं तो यहाँ तक कर देता था कि ये अलाउड नहीं होता एग्जाम में, आपको जो व्हाइट शीट मिलता है अलाउड नहीं होता है। तो मैं क्या करता था ना, ABCD करते हुए N तक आता था, और N के नीचे M, क्योंकि 26 लेटर्स होते हैं, ठीक है, तो 13 ऊपर 13 नीचे, तो NMNOPQ करते हुए Z तक ले आता था, A के नीचे Z, और पहले ही लिख देता था। जब पेपर शुरू होगा तुमको व्हाइट शीट दे देते हैं सब एक, तो मैं पहले लिख के रख लेता था, कोई क्वेश्चन आए तो चाहे मेरे को एकदम लर्न था तब भी मैं उसको रेफर करता था। क्यों? क्योंकि मैं रिस्क नहीं ले रहा था भाई, अपने को रिस्क नहीं लेने का, अपने को पता है कि टाइम बहुत है। रिस्क तब मैं लूंगा जब मैं किसी इस तरह के एग्जाम में बैठ रहा हूँ, मैं SSC के एग्जाम में बैठ रहा हूँ, 120 मिनट में 200 क्वेश्चन करना, तो मैं रिस्क लूंगा, मैं 60 मार्क करूंगा, मेरा इतना टाइम नहीं क्रॉस चेक करने का।
तो बहुत सिंपल सिंपल से हैक्स होते हैं, और इतना भी स्टूपिड नहीं होना कि एग्जामिनर देख ले एग्जाम शुरू होने से पहले ही तुमने पेपर पे लिख दिया है, चुपचाप पेंसिल लेके लिख दिया ABCDEFGH और N तक, फिर MNOPQZ तक लिख दिए हो, और सीधा A से N M और M के नीचे N से लेके Z तक, ताकि तुमको लेटर्स क्लियर रहे कौन किसके ऊपर है। तुम देखोगे तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। तो कहने का सर ये तो बहुत ऐसी चीज़ है कि अगर तुम किसी भी बैकग्राउंड से हो तो इट्स ऑल जस्ट अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। अगर आपको प्रैक्टिस है रीजनिंग पर तो मैथ बैकग्राउंड के लिए तुम कर सकते हो। एक ही दो क्वेश्चन चूकोगे तो इसीलिए मैंने कहा 25 में 20 मिनिमम। और अगेन हम आते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड पर। देखो यार, टीचिंग एप्टीट्यूड में मैम जितना कराएंगी ना, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। जितना तगड़ा तुम टीचिंग एप्टीट्यूड में प्रैक्टिस कर लोगे, टीचिंग एप्टीट्यूड में 25 में 20 क्वेश्चन सही करना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, हमेशा ध्यान रखिएगा। और हाँ, एग्जाम में टीचिंग एप्टीट्यूड में 25 में 2 क्वेश्चन जरूर ऐसा रहेगा जिसका आंसर बहुत कंफ्यूजिंग रहेगा, जिसमें तुमको लगेगा बी भी सही है और सी भी सही है, एक तरह का डिस्प्यूटेबल रहेगा। तो माथापच्ची नहीं करना है, वेल आई एम नॉट श्योर कि बी होगा कि सी होगा। अबे 2 ही ऐसा क्वेश्चन होगा जहां तुम कंफ्यूज होगे, उसको या तो छोड़ लो या तो डिसाइड कर लो कि बी मारना है कि सी मारना, और आगे निकलो। 2 क्वेश्चन जरूर पेपर में ऐसा रहता है टीचिंग एप्टीट्यूड में जहां तुमको देख के लगेगा कि बी भी हो सकता है सी भी हो सकता है, क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड एक तरह का ऐसा क्वेश्चन है कि उसमें कई बार ना जरूरत से ज्यादा पॉसिबिलिटी ऑफ आंसर रहता है। जैसे मान लीजिए वो बोल दिया कि किसी क्लास में आप टीचर हो, एक दिव्यांग बच्चा है जो कि ठीक से पूरा सुन नहीं पाता है, और बार बार बीच में रोक के कह रहा है मैम दोबारा रिपीट करिए, मैम दोबारा रिपीट करिए, मैम दोबारा रिपीट करिए। तो तुम क्या करोगे? खींच के उसके कान के नीचे बजा दोगे उसका कान ठीक हो जाए, या फिर तुम किनारे बुला के समझाओगे कि बेटा देखिए कहीं कुछ रह गया तो मैं बोर्ड पर भी लिखती रहती हूँ, आप वहाँ से भी कैच किया करिए, जब तक कि एक्सट्रीम प्रॉब्लम ना हो तो तुम ये करोगे, तुम उसको 2-4 पीट दोगे, तुम उसको ऐसे बच्चे के बगल में बैठा दोगे जो एकदम साफ सुथरा लिखता हो और उसको गाइड कर दे। तुम क्या करोगे? तो 3-4 परिस्थिति दिया रहेगा। तो अब उसमें क्या होता क्या है ना, आपकी कंडीशनिंग जैसी रहेगी तुम उसी तरह विचार करते हो। मान लो बचपन में तुमको तोड़ दिया गया ऐसी बातों के लिए, तुमको लगे हाँ इसका उपाय यही बच्चे को तोड़ दें थोड़ा, ठीक है, तो तुमको उपाय ये दिखेगा। तो कहने का जैसा कि कुछ इस तरह के एम्बिग्यूटी वाले क्वेश्चन रहते हैं, इस तरह के एक ही 2 क्वेश्चन होते हैं, तुम क्लियर रहो कि ऐसा 2 क्वेश्चन मेरे को दिखेगा, नहीं दिखा आपका किस्मत, दिखा तुरंत फैसला करो, बी या सी में कोई एक चुनो और आगे बढ़ो। तो 25 में मिनिमम आप जो है उसमें 20-21 सही करिए ही करिए, मतलब ये लक्ष्य होना चाहिए। क्योंकि देखो जनरल अवेयरनेस में मैं कितना भी जोर लगा दूं, अगर आप स्वयं से नहीं देख रहे हो या फॉलो अप नहीं कर रहे हो या स्वयं से चीज़ें रीड नहीं कर रहे हो या कुछ नहीं कर रहे हो, तो आपको प्रॉब्लम महसूस होगा ही होगा। क्यों? कितना भी तुम बेहतर ढंग से पढ़ लो, कुछ अचानक से डाल देगा करंट और रेंट का, कुछ ऐसा डाल देगा जो तुम नहीं पढ़ के आए हो, तो उसमें तुम्हारी लगने वाली है। तो 25 में अगर आप 15 भी सही कर लेते हो ना जनरल अवेयरनेस में, तो ठीक हिट रेशियो। वैसे बच्चे 17-18 भी करते हैं, ठीक है, 17-18 भी करने वाले स्टूडेंट हैं, लेकिन अगर 15 भी आप कर लेते हो, और किसी भी केस में तुम्हारा 13 से नीचे नहीं जाना चाहिए। 13 से नीचे जा रहा है दैट मीन्स कि तुम्हारी प्रिपरेशन में कमी है। अगर तुम अभी प्रैक्टिस कर रहे हो और 13 से कम जा रहा है, 13 से कम आपका जनरल अवेयरनेस में जा रहा है, मतलब कि तुम्हारे प्रैक्टिस में कमी है, एकदम श्योर रहो। उसके बाद 15, 16, 17 जा रहा है, तो तुम बस इतना समझो कि राइट ट्रैक पर है, पर्याप्त नहीं है, राइट ट्रैक पर हैं, ठीक है, पर्याप्त नहीं है, राइट ट्रैक पर हैं। अगेन मैं रिपीट करूंगा, पर्याप्त नहीं है, राइट ट्रैक पर हैं। 25 में वर्स्ट केस में भी 13 तुम्हारा जाना चाहिए, नहीं जा रहा है 8, 9, 10 आ रहा है, इसका मतलब कि तुमको आना जनरल अवेयरनेस प्रिपेयर्ड नहीं है, एंड यू नीड टू वर्क ऑन दैट। क्योंकि जानते हो यार जनरल अवेयरनेस में क्या होता है ना, 16-17 के बाद ना फिर आपका दिन है, आपकी किस्मत है और आपकी पढ़ाई है कि तुम कितना पढ़ के रखे हुए हो, क्या तुमसे पूछते, यू नेवर नो, ठीक है, यू नेवर नो, कुछ भी हो सकता है, उसके बाद कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक मिनिमम मार्क्स तो आपको पाना ही होता है, दैट इज 13 से कम नहीं होना चाहिए किसी भी सर्कमस्टेंसेस में। एंड देन अगेन आई विल गो फॉर इंग्लिश। देखो भाई, कुछ लोग तो इंग्लिश वाले ऐसे होते हैं भाई जो अपना हिंदी में पढ़ के निकल जाते हैं, उनको मैं कहूँगा प्रीएम्बल रीड कर दूँ, कहेंगे वी द पीपल ऑफ इंडिया डू हियर सालेमनली, ठीक है, तो ये वाले भी होते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसमें कोई दिक्कत है, ठीक है, लेकिन देखो यार कभी तो शुरू करोगे, कब सोचा शुरू करने के लिए?
कभी तो शुरू करोगे कि सिर्फ किसी तरह ये मेरा एग्जाम बीत जाए, उसके बाद फिर कोई डेट मुकर्रर करेंगे, कोई तारीख देंगे जिस पे फैसला नहीं सुनाएंगे किस दिन शुरू करके कब कंक्लूड करना है, कब आप शुरू करने वाले हो। देखिए बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो ठीक से रीड भी नहीं कर पाते हैं, और दुख की बात ये होती है कि उनको ये पता होता है, एट टाइम्स तो उनको पता भी नहीं होता कि रीड नहीं कर पा रहे हैं। दुख की बात ये होती है कि जब उनको पता भी होता है रीड नहीं कर पा रहे हैं, तो वो इस बात के नीचे छुप जाते हैं कि हम हिंदी मीडियम के हैं। अबे तो हिंदी मीडियम के हो तो क्या बेवकूफ़ होने का लाइसेंस थोड़ी ना मिल गया है तुमको। तो हिंदी मीडियम के हो तो क्या हुआ, तुम भी इक्वली दक्ष हो सकते हो, यू कैन ऑल्सो इक्वली फाइट बैक। अगर इंग्लिश वाला हिंदी बोल सकता है तो हिंदी वाला भी इंग्लिश बोल सकता है। मेरा मीडियम हिंदी हो सकता है, लेकिन दूसरा भाषा जानने में कोई दिक्कत है क्या? और हिंदुस्तान जैसे देश में तो कतई दिक्कत नहीं होना चाहिए, जहाँ किसी भी टॉयलेट पर जाओगे, रेलवे स्टेशन पर जाओगे, तो टॉयलेट के नीचे शौचालय भी लिखा रहता है अंग्रेजी हिंदी दोनों में, तो क्लियर है। ऐसे देश में तो आप पहले ही से रह रहे हो, तो उसमें कोई समस्या परेशानी है नहीं। न्यू दिल्ली स्टेशन पर जाओगे तो नीचे नई दिल्ली लिखा रहेगा, ठीक है। तो हिंदी अंग्रेजी में बहुत अनुवाद में प्रॉब्लम है नहीं। इट्स ऑल अबाउट इट कि आप एफर्ट लगा रहे हो कि नहीं लगा रहे हो। उसके बाद भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इंग्लिश में ना अगेन आप वही 3 ईयर पेपर वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे। आप देखोगे कि किस सेक्शन से कितना क्वेश्चन आया है। दिल्ली वेबसाइट से आपको एक सिलेबस और टॉपिक बता दिया जाएगा कि भाई देख लो ये सेक्टर से पूछ रहे हैं, फिर भी तुम नोट रखोगे पास्ट 3 ईयर के पेपर से कि किस किस टॉपिक से कितना कितना क्वेश्चन आ रहा है। लेट से हर साल सिनोनिम से 2 क्वेश्चन आ रहा है, लेट से हर साल एंटोनिम से 2 क्वेश्चन आ रहा है, तो तुम क्या सिनोनिम एंटोनिम रट सकते हो? नहीं। तुम रटते रहो, तुम रटोगे कुछ और, पूछेगा कुछ और। इसका फॉर्मूला क्या है यार? वर्ड पावर इंक्रीज करो, एक स्टैंडर्ड बुक ले लो और देखते रहो। स्टैंडर्ड बुक कौन सी है? इंग्लिश, आर एस अग्रवाल की इंग्लिश आती है, ठीक है। आप लोगों के पास मोस्ट प्रोबेबली होगा, नहीं है तो परचेज कर लीजिए। आर एस अग्रवाल की इंग्लिश वाली बुक आती है, रखो। जब तुमको लगे कि मैं एंटोनिम में फंस रहा हूं, जब तुम्हारा ईगो हर्ट हो जाए, बुरा लगे यार ये क्या हो गया मेरे साथ, तो उसी आर एस अग्रवाल वाली किताब से जाके एंटोनिम पढ़ लेना, उसी आर एस अग्रवाल वाली किताब से जाके सिनोनिम पढ़ लेना, उसी आर एस अग्रवाल वाली किताब से 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ लेना। तुम लिटरली अपना परफॉर्मेंस इंप्रूव होता हुआ देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि जो स्टैंडर्ड बुक्स होते हैं ना, उसमें प्रैक्टिस के क्वेश्चन भर भर के दे रखा होता है। कोचिंग वालों की किताब में जानते हो प्रॉब्लम क्या है भाई? वो अपना धंधा देखते हैं, इंक्लूडिंग डेली बाइट्स वाले भी, क्योंकि हम किताब को इस दृष्टिकोण से नहीं लिख रहे होते हैं। हमारे पास एक कोई पर्टिकुलर एग्जाम होता है, उसको हम अपने दिमाग में सेट किए रहते हैं कि इस एग्जाम में क्या पूछ रहा है, तो हम उस हिसाब से बना देंगे। प्रॉब्लम जानते हो क्या है? कोई लिखित रूप से तो उन्होंने दे नहीं रखा है कि हम लाइन लेंथ क्रॉस नहीं करेंगे। पिछली बार 2 पूछा था, इस बार 4 पूछ देगा तो रोक लोगे क्या एंटोनिम? या पिछली बार 3 सिनोनिम पूछा था, इस बार 1 भी नहीं पूछा तो रोक लोगे? या पिछली बार 1 ही एक्टिव पैसिव पूछा था, इस बार 2 पूछ दिया तो क्या करोगे? डायरेक्ट इनडायरेक्ट 2 पूछ दिया तो क्या करोगे? ठीक है। मान लो वर्ब से कोई क्वेश्चन ही नहीं आया था, इस बार वर्ब से, मान लो पिछले 3 साल से वर्ब से क्वेश्चन नहीं आया, तो क्या इस बार नहीं आ सकता है? आ सकता है। तो जो कोचिंग वाले होते हैं ना, वो देख के लिखते हैं कि बेस्ट पॉसिबल प्रोबेबिलिटी क्या है, लेकिन मेरा स्ट्रांग रिकमेंडेशन है, मेरे को पता है कि भाई उसमें लूप होल कहाँ है। लूप होल यही है, हमेशा स्टैंडर्ड बुक यूज करिए, दैट विल ऑलवेज हेल्प यू। जब तुमको जीवन में सिनोनिम एंटोनिम पढ़ना होगा उसी एग्जाम बुक से, जब 1 वर्ड पढ़ना होगा, जब तुमको कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करना होगा, रेफर दैट बुक, रेफर दैट बुक। क्योंकि पता है अगर आप रैंडमली कोई इंग्लिश का वर्ड उठा के पूछ दोगे ना, रैंडमली, बिलीव मी इंग्लिश का टीचर भी नहीं बता पाएगा। क्योंकि एग्जाम में जो सिनोनिम एंटोनिम आता है ना, एट टाइम्स यार बहुत आउट ऑफ द वे वर्ड आता है, ठीक है, बहुत आउट ऑफ द वे आता है। तो कोई इंग्लिश का टीचर होगा ना, वो भी नहीं बता पाएगा, क्योंकि इंग्लिश का टीचर होने का वो प्रमाण नहीं है कि आप सिनोनिम कर रहे हो कि एंटोनिम कर रहे हो, ठीक है। वो इंग्लिश का टीचर आपको क्या सिखा देगा? तुमको रूल सिखा देगा कि भाई नाउन लगा है तो ये होगा, एडजेक्टिव ये होगा, ये होगा, आपको रूल्स बता देगा ग्रामर के। लेकिन पेपर में केवल ग्रामर नहीं आता है। 25 क्वेश्चन में 15 से 17 क्वेश्चन केवल और केवल क्या आएगा? कुछ पैसेज का रहेगा, कुछ जो तुम्हारे पास सेंटेंस करेक्शन रहेगा, इज एन और कुछ इस तरह का भरना रहेगा। वो सब कब होगा? पता है वो तुम्हारा ना रीडिंग पर प्रैक्टिस है। रीडिंग पर प्रैक्टिस कैसे बनेगा? पहले तो स्टैंडर्ड बुक से चीज़ों को लर्न करना शुरू करिए। जैसे कोई भी ऐसा है जिसके पास आर एस अग्रवाल नहीं हो इंग्लिश वाली, पहले तो मैं ये जान लूँ, कोई भी ऐसा है? जस्ट रेज योर हैंड। अरे नहीं पता तो दिखा दूंगा भाई, कौन सा लेना है, ठीक है। प्रिया आपके पास नहीं है, कोई और ऐसा है? भाई इतने सारे बैठे हैं तो बैठे क्यों हो? हैंड टाइप करके बोल दो ना चैट बॉक्स में,
इंग्लिश आती है आर एस अग्रवाल की, रखे रहो, ये स्टैंडर्ड बुक है, जैसे लूसेंट जीके की बुक होती है। यार क्या सर्च कर रहा हूँ मैं, क्या नाम है बुक की? ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश, आर एस अग्रवाल की आती है ये। कैसे पढ़ोगे, कैसे पढ़ोगे इस किताब से? पास्ट 3 ईयर का आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज। देखिए स्क्रीन पर दिख रहा होगा, किसी ने मेरे को पिन कर रखा है तो रिमूव करो, ये स्क्रीन पर शो करेगा तुम्हारे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए किसी के पास ना हो तो। क्यों दिखा रहा हूं? क्योंकि अमेजोन पर भी अवेलेबल है, तो भाई ऑर्डर कर लेना जो भी हो। आर एस अग्रवाल की लेना। अब देखा करो, बहुत लोग तुमको ऐसे ही मिल जाएंगे जो रिलक्टेंट रहते हैं स्टैंडर्ड बुक्स नहीं रिकमेंड करने का। देखो स्टैंडर्ड बुक का एडवांटेज जानते हो क्या होता है? मान लो तुम जामिया का पेपर दे रहे हो, वहाँ इंग्लिश पूछ दिया। मान लो तुम भविष्य में तुम केवीएस का पेपर दे रहे हो, DSSB का पेपर दे रहे हो, वहाँ इंग्लिश पूछ दिया। तुम बार बार इस बुक को रेफर कर सकते हो, बार बार। जितने भी इंस्टीट्यूट वाले होते हैं ना, इनकी ये सब लोग बाद में आए, सब बाद में पैदा हुए हैं इन लोगों के आगे, ठीक है। बस है क्या कि भैया इन लोगों का पब्लिक रीच, एडवर्टाइजमेंट सोर्स बहुत तगड़ा रहता है। तो आपको अगर लिटरली प्रैक्टिस करना है ना, तो दैट इज द बुक दैट यू शुड रेफर। तुमको हर टॉपिक से पर्याप्त मात्रा में क्वेश्चन मिल जाएंगे, और पता है लो स्टैंडर्ड, हाई स्टैंडर्ड, बहुत हाई लेवल तक मिल जाएगा। तुम किसी भी मीडियम के हो, तुम ला के रखो, तुम पास्ट 3 ईयर्स का पेपर उठाओ, और उस पेपर में से क्या करोगे, छांटोगे कि इंग्लिश के कितने टॉपिक्स पूछे गए हैं, क्या डेली वेट के सिलेबस में बताया है, और कौन कौन सा टॉपिक का मैं क्वेश्चन कर पाता हूं। तुम अगर सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड और एडवर्ब, प्रोवर्ब, ये सब भी वहां से तुम 4 बार पढ़ के आते हो, तुम्हारा काम बन जाएगा। देखो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम इंग्लिश के स्टूडेंट नहीं हो तो तुम ग्रामर का क्वेश्चन सही करने लगोगे, भाई लिटरली नहीं कर पाओगे, ये ट्रूथ है। अगर तुम इंग्लिश बैकग्राउंड के स्टूडेंट नहीं हो, एकदम तुम्हारा हिंदी मीडियम रहा है, तो तुम ग्रामर के क्वेश्चन सही कर दोगे। इस तरह के छलावे में मत रहिएगा। कर लोगे अच्छी बात है, कर लोगे अच्छी बात है, कर भी सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं उस बात पे बात कर रहा हूं जो एक हायर प्रोबेबिलिटी एंड पर है, एक जो कॉमन, जो एक समझने वाली बात है, जिस पे हमको अपना समझ विकसित करना चाहिए, वो यही है आपके लिए समझ विकसित करने वाली बात कि भाई ये जो इंग्लिश की बुक है, अगर मैं इंग्लिश बैकग्राउंड का नहीं हूं तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि 25 में अगर 5 क्वेश्चन इंग्लिश ग्रामर से आएगा तो शायद मैं उसमें से 1-2 ही सही कर पाऊंगा। लेकिन ये भी सच्चाई है कि जो बाकी के 20 क्वेश्चंस के सेक्शंस आएंगे वो डायरेक्ट वही होंगे जो इस बुक से उन टॉपिक्स को आप पढ़ के गए हो। तो अगर तुम नहीं भी उस बैकग्राउंड के हो, केवल तुम रट्टा मार के गए हो, तो भी तुम्हारा काम बन जाएगा। और अगर तुम इंग्लिश मीडियम के हो और तुमको इस तरह से अंग्रेजी नहीं पढ़ते हो, वी द पीपल ऑफ इंडिया एंड सोलेमनली, अगर ऐसे नहीं पढ़ते हो, रीड कर लेते हो, तो आपकी हाई प्रोबेबिलिटी है कि आप 25 में 20 से ऊपर सही कर लोगे, हाई प्रोबेबिलिटी है। और अगर आप इंग्लिश बैकग्राउंड के नहीं हो, अगर आप इंग्लिश बैकग्राउंड के नहीं हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत इस बात में जरूर है कि अगर तुम 25 में मिनिमम 16 क्वेश्चन सही नहीं कर रहे हो, 16, सिर्फ 16, क्योंकि अगर तुम इंग्लिश बैकग्राउंड के नहीं हो तो भी तुम 16 क्वेश्चन कर सकते हो, क्योंकि हर सब्जेक्ट थोड़ा सा एफर्ट मांगता ही है। उतना आप एफर्ट दोगे तो आप 25 में मिनिमम 16 सही कर लोगे, मिनिमम। और 16 भी क्या, मैं चलो 15 ही कर दे रहा हूं, तुम 15 कर लो, तुम जनरल अवेयरनेस में भी 12 कर लो, ठीक है। तो गिनती का आपका 27 ही बैठेगा। लेकिन उसके बाद 2 सेक्शन ऐसा होना चाहिए जहां पर आप 20-20 खींच रहे हो मिनिमम, ठीक है। और किसी बच्चे का 67-68 भी सही रहता है, तो तीसरे चौथे कट ऑफ में SCRT MSIT मिल जाता है, ठीक है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन देखो यार, वो जब काउंसलिंग होता है ना, तो तीसरे कट ऑफ तक आते आते आपका पसीना निकलने लगेगा। जब हो रहा होता है ना, तो दूसरे में क्या होगा, तीसरे में क्या होगा, फिंगर्स क्रॉस्ड। तो अब भाई उस पर नहीं बैठना है, उस प्रोबेबिलिटी नहीं पे बैठना है। हमको ही चाहिए कि भैया हम इस हिसाब से जाए, मेरा पहले वाले में ही हो जाए, पहले लिस्ट में मेरा नाम आ जाए। तो देखो यार, ये स्ट्रेटजी आप ऑप्ट करोगे, इतना आप बेसिक चीज़ फुलफिल करोगे, उतना पर्याप्त होगा
आपको गंतव्य तक पहुंचाने के लिए। और हाँ, पेपर भी ऑलमोस्ट मान के चलो कि 7 से 10 मई के अराउंड पड़ेगा, मोस्ट ओनली 7 मई के अराउंड पेपर पड़ेगा। तो मैदान भी पूरा खुला हुआ है एकदम, ठीक है, कि आप वो चीज़ कर लीजिए। तो ये तुम स्ट्रेटजी वाइज नोट करो। और हाँ, रेगुलर बेसिस पर जो सब्जेक्ट से आप नहीं हो 30 मिनट और 45 मिनट मान लो। देखो यार, कोई ऐसा भी हो सकता है जो मैथ बैकग्राउंड से भी ना हो और उसका अंग्रेजी भी कमजोर हो, तो भाई मेरे 30 मिनट को तो तुम 1 आवर खुद से करोगे। तुम मैथ से भी नहीं हो, तुम इंग्लिश से भी नहीं हो, क्योंकि पेपर में तो पूछ रहा है। भाई मेरा सिंपैथी जाहिर करने से तुम्हारा एग्जाम तो निकलेगा नहीं, मेरा सिंपैथी जाहिर करने से एग्जाम नहीं निकलेगा। मैं तुमको भाई ऐसे झाड़ पर नहीं चढ़ाना चाहता, अच्छा अरे बेटा कोई नहीं कर लो हो जाएगा, कहीं ना तो कहीं एडमिशन मिल जाएगा, कहीं ना तो कहीं एडमिशन लेने नहीं बैठे हैं हम लोग, ठीक है। जो हमारी इच्छा है, जहाँ हम जाना चाहते हैं वहाँ हमको जाना है, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा था कि आप स्ट्रेटजी वाइज चलेंगे कि अगर आप इंग्लिश के नहीं हो तो मिनिमम 15 से 16 आप सेट बैठाइए। आप आर एस अग्रवाल की बुक लीजिए, पास्ट 3 ईयर्स के पेपर से खुद से टॉपिक नोट करो, खुद से। तुम पास्ट 3 ईयर का इंग्लिश का पेपर देखो, खुद से टॉपिक नोट करो और सिर्फ एक बुक रेफर करो, आर एस अग्रवाल में क्या दे रखा है। मैथ की बात आती है, रीजनिंग की बात आती है, सिर्फ और सिर्फ आप वहाँ से रेफर करिए, देखिए कौन कौन सा टॉपिक है, किस किस टॉपिक का मैं क्वेश्चन कर पाता हूँ, किसका मैं नहीं कर पाता हूँ। जैसे जब मैं पहले दिन आप लोगों के क्लास में ज्वाइन किया था, जब रीजनिंग क्लास हो रहा था, तो मैं देखा कि नूपुर मैम आप लोगों को डायरेक्शन पढ़ा रही थी। तो डायरेक्शन समझाते समय मैम बता रही थी कि जो है ऐसे फ्रंट की तरफ इधर जो है नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है। तो देखो, हर आदमी को अपने सब्जेक्ट से रेलेवेंस दे के समझाना चाहिए। तो मान लो अगर मैं पॉलिटी पढ़ाता हूँ तो पता हमको कोई क्या कहता, तो हम क्या करते हैं, मैं आज तक डायरेक्शन का क्वेश्चन कभी इस तरह सॉल्व भी नहीं किया हूँ। मेरे दिमाग में सीधा भारत का मैप आता है, मेरे दिमाग में सीधा भारत का मैप आता है, और मेरे को पता है कि नॉर्थ इंडिया कहाँ है। मैं नॉर्थ इंडिया में रहता हूँ, मैं ऊपर इंडिया में, दिल्ली उली क्या है सब नॉर्थ इंडिया में है। तो ऊपर की तरफ मैप में क्या है, नॉर्थ। साउथ इंडिया साउथ में है, किसी को डाउट है, सब कहते हैं साउथ में है, साउथ में है, साउथ में है, साउथ में, दक्षिण में है, दक्षिण में, दक्षिण भारत साउथ में है, साउथ में। साउथ इंडिया में कुछ डाउट है तुमको कि साउथ इंडिया किधर है? इडली वड़ा डोसा सांभर ही देख के समझ में आता है, नीचे कर दो साउथ। अगर तुमको नॉर्थ नहीं भी समझ में आता है तो नॉर्थ तो साउथ के उल्टा में ही है, तो नीचे की तरफ साउथ, ऊपर की तरफ नॉर्थ। और अगर ईस्ट और वेस्ट में कंफ्यूजन होता है तो भाई नॉर्थ ईस्ट किधर है? तुम लोग कहते हो नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं, दिल्ली में कोई मोमो बेच रहा होगा तो तुम चाइनीज़ कह के चाहे ह्यूमिलेट कर देते हो। अगर कोई यहाँ होगा ऐसा तो प्लीज़ डोंट माइंड, ठीक है। तो जब नॉर्थ ईस्ट बोलते हो तो जिधर नॉर्थ ईस्ट होगा उधर ईस्ट है, ईस्ट। गुजरात वेस्ट के साइड में है, वेस्ट, खत्म बात। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हो गया भैया। अब जो तुमसे एग्जामिनर बोल रहा है कि अ पर्सन इज गोइंग टू नॉर्थ, तो ऐसे अपने तुम कॉपी पे खींच लो, ऐसे नॉर्थ यानी कि ऊपर की तरफ। ही टर्न्स राइट, राइट का मतलब ईस्ट की तरफ मुड़ गया, ठीक है। ही टर्न्स लेफ्ट, फिर नॉर्थ की तरफ मुड़ गया। ही टर्न्स लेफ्ट, फिर वेस्ट की तरफ मुड़ गया। ही टर्न साउथ, फिर वेस्ट, फिर उसका फेस जो है साउथ की तरफ मुड़ गया। और ही टर्न्स लेफ्ट तो फिर साउथ की तरफ मुड़ गया। तो अब तुम खुद ही खींचा हुआ है, खुद खींच लो। लेकिन देखो, बहुत से ऐसे बच्चे तो ये चीज़ नहीं कर पाते, उनको टीचर को गाइड करना पड़ता है। क्यों गाइड करना पड़ता है? क्योंकि उनको भारत का नक्शा देख के भी विजुलाइज नहीं है। अबे तुम इंडिया का मैप ले लो, ऊपर में नॉर्थ, इंडिया का मैप तो प्लेन पेपर पे दिख रहा है ना, आगे की तरफ नॉर्थ, इधर साउथ, ईस्ट जिधर नॉर्थ ईस्ट तुम बार बार कहते हो नॉर्थ ईस्ट का इंडिया है, तो नॉर्थ ईस्ट उधर है, वेस्ट इधर है, खत्म बात। अब जैसे पेपर पे बोल रहा है, लिखते जाओ, ही टर्न्स लेफ्ट राइट, ऐसे खींचते हो तुम, खुद ही दिख जाएगा किधर दिख रहा है। और लेफ्ट और राइट क्या है, अभी तुमको अपने हाथ में खुद ही महसूस होगा। जो राइट हैंड वाले हैं उनको पता है राइट हैंड वाले हैं, जो लेफ्ट हैंड वाले हैं उनको पता है लेफ्ट हैंड वाले हैं, ठीक है। इसमें दिमाग क्या लगाना है? मैं राइट हैंड वाला हूँ, मैं इधर मुड़ा तो ये टर्न, तो अब मैं जब फेस को मूव कर, जब मैं राइट मूव करा रहा हूँ तो मेरे को समझ में आ रहा है मेरा दायां हाथ इधर है, मैं अपने हाथ के हिसाब से चल रहा हूँ, मेरा बायां हाथ उधर है। अब बहुत लोग होता है दायां बायां नहीं समझ में आता है। मैं तो नहीं समझ में आ रहा तो अंग्रेजी साइड में लिखा हुआ है कि ही टर्न्स राइट, ही टर्न्स लेफ्ट, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? तो अपना काम सॉर्टेड कर लो। राइट लेफ्ट तुमको समझ में आ रहा है ना, राइट वही है जो तुम्हारा हाथ जिससे तुम राइट काम करते हो, और लेफ्ट जिससे आप अनप्रोडक्टिव वर्क तमाम करते हो, ठीक है। तो कहने का सेंस ये है कि ये एक लॉजिक हो सकता है, लेकिन हो सकता है टीचर को बहुत सारी चीज़ों में समझाना पड़े क्योंकि तुम अपना दिमाग नहीं लगा रहा, ठीक है। तो ये आप स्ट्रेटेजी वाइज रखिए पेपर में, तब जाके आपका कुल गुणा भाग बैठेगा। तो मान लो तुम उस बैकग्राउंड के नहीं भी हो तो भी आप उतना करिए मिनिमम। और हाँ, किसी भी बैकग्राउंड से हो,
टीचिंग एप्टीट्यूड में 25 में 20 क्वेश्चन नहीं सही कर रहे हो तो आप ऑलरेडी वल्नरेबल जोन में हैं। 25 से 20 सेट बैठना चाहिए इन एनी सर्कमस्टांसेस, ठीक है। और मैंने रिमझिम मैम से रिक्वेस्ट कर रखा है कि कल से जैसे आप लोगों की टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास शुरू है तो लगातार ही क्लास चलाया जाए टीचिंग एप्टीट्यूड का, और बहुत ही स्लो पेस में, सो दैट आपको पर्याप्त मात्रा में क्वेश्चन पढ़ने और प्रैक्टिस करने के लिए मिले। लेकिन हाँ, उसका एडवांटेज तभी है जब तुम 25 में 20 सही करो। तो ये स्ट्रैटेजी वाइज आप चीज़ों को लेकर चलेंगे, उतना अपना मोमेंटम बरकरार रखिए। कल से रेगुलर 9 PM पे आप लोगों की क्लासेस है। जिस दिन नहीं होना होगा उस दिन मैम अपडेट कर देंगे या जो भी कुछ होगा, क्योंकि आईपी के बैच में क्लास हम लोग थ्रू आउट द 7 डे नहीं रखते हैं, ठीक है। तो जिस दिन नहीं होना होगा वो इन्फॉर्म कर देंगे, लेकिन तुम मान के चलो कि कल से क्लास आपके रेगुलर टीचिंग एप्टीट्यूड की है 9 PM पर। और हाँ, साथ के साथ प्रैक्टिस करते रहिए, और जो मैंने स्ट्रेटेजी वाइज बताया है तुम लिस्ट करके एकदम टॉपिक लिख के रखे रहोगे। इतना मिनिमम बेसिक आप करोगे तो आपको स्वयं से अंदर से ऊर्जा आएगी क्या करना है, और हाँ, ये भी ऊर्जा आएगी कि टीचर से क्या पूछना है, ठीक है। क्योंकि नहीं तो मैम ये पढ़ लें, मैम ये किताब ले लें, वो किताब ले लें, कोई स्टैंडर्ड किताब उठा लो भाई, 4 बार पढ़ लो, उतना पर्याप्त है। और नहीं हो रहा है तो भटकने के लिए रेडी रहो। भटकाने के लिए पूरी दुनिया बैठी है, उसके लिए कुछ करना नहीं होता है, उसके लिए कुछ नहीं करना है। टाइम किल करने का बेस्ट तरीका क्या है? रील्स पर 45 रील देख लो ऐसे 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 करके। क्यों रील्स देख रहा था? टाइम बचाने के लिए, क्योंकि वीडियो तो बहुत लंबा होता है ना। और रील्स के साथ कमाल की क्या बात है, 30 रील देख जाओगे, पता ही नहीं चलेगा कब 30 रील मतलब क्या, कुछ नहीं देखा तुमने अभी तो, ये जस्ट स्टार्टेड। जब तक 300 का लक्ष्य पूरा ना हो थम से आप ऊपर करते जाते हो, रील देखते जाते हो, और क्या एहसास करते हो, अबे 45 मिनट किल कर दिए। लेकिन एक वीडियो 15 मिनट देखोगे तो उससे तुमको ठीक ठाक नॉलेज गेन होगा। तुम 45 रील देखने का तुमको कोई भी रील याद रहता है? कुछ नहीं ठीक से याद रहता है, कुछ भी नहीं ठीक से याद रहता है। लेकिन स्ट्रेटेजी लेवल पर क्या है, और तुम देखा करो कितना स्मार्टली यूट्यूब बना रहता है, कब तुम रील देखने लगो तुम पता ही नहीं चलेगा। वीडियो देखते थे कब रील पर चले जाते हो पता चलता है नहीं, इतना परफेक्ट उसको रखा गया है। तो कहने के कि भटकने के लिए कुछ करना नहीं है, भटकने के लिए तो बाय डिफॉल्ट भटक रहे हो तुम, तो फोकस्ड रहिएगा। और इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि CUET का पेपर मार्च वार्च में है, आपका कोई सही पेपर को 3, 4, 5, 6, 7 जो भी आपका हो, अगर आपका पेपर शुरू हो रहा है, दैट शुड नॉट बी एन ऑब्स्टिकल इन दिस पेपर। आप 1 घंटा इसके नाम पर दीजिए, कल चाहे आपका क्यों ना कोई पेपर हो, तुम जिस भी डोमेन से हो। अगर तुम लैंग्वेज डोमेन के हो, तुम रात भर मान लो 1 दिन पहले तुम लैंग्वेज पढ़ दे रहे हो, तो हाँ आएगा इंग्लिश का पेपर इसमें आईपी में भी। अगर तुम 04 के हो तो तुम्हारा जो भी सब्जेक्ट है वो जनरल अवेयरनेस का पार्ट आईपी बीएड में ज़रूर है, ज़रूर है। अगर तुम मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के हो तो भाई मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग का वो तुम्हारा हिस्सा है, ठीक है। और कोई भी और सेक्टर दे रहे हो, टीचिंग एप्टीट्यूड तो मान लो एकदम आजकल यूनिवर्सल चल रहा है, तो वो उतना आप डोमेन कवर करिए, उतना आपको पर्याप्त रहेगा सिलेक्शन कराने के लिए। और पेपर मान के चलिए कि 7 मई के अराउंड पड़ेगा आप लोगों का, ठीक है। और फॉर्म्स का लास्ट फॉर्म फिलिंग का डेट 30 मार्च है एज ऑफ नाउ, टिल एनी फर्दर एक्सटेंशन। कोशिश करिएगा कि जब भी आप लोगों पर पैसे हों तो उसको क्या कहते हैं फिल कर लीजिएगा, मतलब ठीक है, क्योंकि भाई आईपी का फॉर्म थोड़ा सा महंगा है। आईपी का क्या महंगा है, बाकी का सब भी उतना ही है, ठीक है। बस तुम्हें आइडिया नहीं है कि बाकी के फॉर्म्स उतने ही कैसे महंगे हैं। जैसे आपने अगर ड्यू का भरा होगा, जामिया का भरा होगा, ड्यू का भरे होगे, BHU का भरे होगे, तो इन सब का फॉर्म अभी फिर से फिल होगा 400-500 रुपये का CUET के पेपर के बाद, तो घूम फिर के बात वहीं आ जाएगी, ठीक है। तो होगा क्या कि इसके बाद आपको क्या प्रिपेयर करना है कि जब भी आप पर हो 30 मार्च तक आप उसका फॉर्म फिल कर लीजिए, ठीक है। और एकदम मेंटली प्रिपेयर्ड रहिए, एग्रेसिव लेवल पर मिनिमम क्वेश्चन बैठाने की कोशिश करिए कि एटलीस्ट अगर हम 10 मॉक देते हैं तो 10 मॉक में कम से कम मेरा 10 मॉक में 2 से 3 मॉक तो ऐसा हो जिसमें मेरा 70-75 मिनिमम बन रहा हो। मिनिमम 2 से 3 मॉक तो ऐसा हो, इस लेवल पर आप अपने आप को अपग्रेड करिए, ठीक है। और आप चाहे डेली बाइट से प्रैक्टिस कर रहे हैं चाहे कहीं और प्रैक्टिस कर रहे हो, देखो जब उस एग्जाम के प्रिपेयर करो तो उसमें पैसा मत बचाओ, या तो एरेना में उतरना नहीं था, और जब उतर गए हो तो जो जरूरी है सब करो। लेकिन पता है वो करने का ऊर्जा आपको अंदर से कब आएगा, जब डायरेक्शन सही होगा। अगर डायरेक्शन सही नहीं होता है ना तो बॉडी खुद ही कंफर्ट स्पेस में एंटर करता है, क्योंकि तुमको अंदर से फीलिंग आने लगती है यार शायद मेरा इसमें हो सकता है। अगर अंदर से फीलिंग आती है ना
तो खुद ही अंदर से आप कंफर्ट स्पेस छोड़ के मेहनत करने लगते हो, और तुमको डीप डाउन अंदर से ही पता होता है यार मैं मेहनत नहीं कर रहा हूँ यार, इसमें नहीं होगा। जैसे जैसे एग्जाम करीब आएगा ना, वैसे वैसे देखोगे तुम और होप अंदर से छोड़ते जाते हो, लेकिन बाहर क्या प्रिटेंड करते हो, 13 को पेपर है जाके देना है। क्यों? क्योंकि अब बस तुमको ट्रूथ को एक्सेप्ट करना रह गया कि जब तक फाइनल रिजल्ट पे लिख के ना आ जाए नॉट सेलेक्टेड। तो अगर तुम अच्छा कर रहे होते हो तो तुमको अंदर से गट फीलिंग आती है सही डायरेक्शन में जा रहा है, और नहीं कर रहे होते हो तो नहीं आती है। और हाँ, डिप्रेशन डिमोटिवेशन आपका नहीं पता, मुझे तो होता है। डिप्रेशन डिमोटिवेशन आपका मुझे नहीं पता, मेरे को होता है। मेरे को बस एक ही बात पता है कि वो डिप्रेशन डिमोटिवेशन इतना ज़्यादा मुझे ओवरटेक नहीं कर लेना चाहिए, इतना ज़्यादा मुझे ओवरटेक नहीं कर लेना चाहिए कि मेरा जो ओरिजिनल परफॉर्मेंस है लूज़ कर जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर इंसान मनुष्य योनि में पैदा हुए हो तो डिप्रेशन डिमोटिवेशन रहेगा, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हाइपर मोटिवेटेड हो तो यानी कि मनुष्य योनि में नहीं पैदा हुए हो। कुछ जानवर उन्होंने रहते हैं, जंगली देखा कर, जंगल में बैठते हैं, बहुत हाइपर एक्टिव हाइपर मोटिवेटेड रहते हैं, ऐसे सोते भी रहते हैं, ऐसे आँख खोल के देखते रहते हैं कोई दिख रहा है क्या, पहले अटैक करके पेड़े पर चढ़ जाएंगे पता चलेगा। तो उनके चक्कर में नहीं पड़ना, वैसा नहीं बनना है हमको। हाँ कभी कोई आलस हो रहा है, नहीं मन कर रहा है, लेटे हुए हैं, और वो वाला मीम नहीं शेयर कर रहे हैं कि बेटा तुम टाइगर हो, टाइगर एंड द टाइगर इन मी, पेड़ पर खा के पड़ा हुआ है। ठीक है, वो सिचुएशन नहीं होना चाहिए आपके साथ। तो मेरा कहने का बस सेंस इतना है यहाँ से आपसे कि देखो, अगर तुमको डिप्रेशन डिमोटिवेशन होता है बहुत नॉर्मल सी बात है, बट ये सस्टेन्ड नहीं होना चाहिए। एक दिन हो सकता है, 2 दिन हो सकता है, मेरे को भी हो रहा था पिछले 2-3 दिनों में, कई चीज़ों में हो रहा था, लेकिन वापस से मैंने सारी बात को लिखा, सारे प्रायोरिटीज़ को लिखा, फिर से सॉर्ट आउट किया। बात करते समय कहीं से महसूस हो रहा है ठीक है, क्योंकि मेरा ग्राफ थोड़ा भी नीचे था, मुझे लगता है कुछ गड़बड़ हो रहा है यार, भाई मज़ा नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि मैंने एक अपने अंदर ट्रेंड नोटिस किया कि जब ये होने लगता है ना, तो मैं अपने टीम वालों पर ना छोटी छोटी बातें बहुत फायर हो जाता हूँ, और कोई एक ऐसा होता है जो किसी दिन कोई बड़ी चढ़ जाता है, यार भाई क्या क्या चल क्या रहा है, और वो जब मैं सुनाना शुरू करता हूँ तो इतना लंबा वो सुनता है। जैसे मान लीजिए आपको समझा रहा हूँ ना, तो समझो किसी को सुनाने लगे फिर मैं, तो फिर इतना लंबा चलेगा, वो बैठा रहेगा सेशन में सुनता रहेगा, और फिर मैं कुछ भी बोल सकता हूँ। तो जब ऐसी घटना मेरे साथ होती है मैं तुरंत समझ जाता हूँ, अभिलाष समय आ गया है कि थोड़ा भगवान से बेईमानी कर लो, वापस भगवान के पास पहुँच के शांति, आधा 1 घंटा बैठ के, ठीक है, वहाँ भी आदमी सौदा कर लेता है। तो कहने का जैसे कि थोड़ा ये बहुत नॉर्मल सा चीज़ है, लेकिन आप फिगर आउट करिए, बट सस्टेन्ड वे में नहीं होना चाहिए। तो अगर आपको कभी हो रहा है मेरे से नहीं हो रहा, वापस से फिर से प्रायोरिटीज़ को लिखो, फिर से जो मैंने बातें बताई हैं लिखिए, और इसके रिकॉर्डिंग आप लोग के साथ शेयर कर दिया जाएगा। फिर से आप इसको देखिए, फिर से शुरू से बात को सुनिए, फिर से प्रायोरिटीज़ को लिखिए, फिर से करिए, क्योंकि सस्टेन्ड वे में मोटिवेटेड नहीं रहोगे। ये बहुत नॉर्मल सा प्रॉब्लम है, मेरे साथ तो है। बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर जो सो कॉल्ड हैं उनका मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि मेरे साथ तो है, उनका मैं नहीं कह सकता हूँ। और मेरे पास जीवन में कुछ ऐसा बहुत डिमोटिवेशन का मैं कारण रखना नहीं चाहता हूँ, लेकिन फिर भी मतलब उन लोगों का मैं कह नहीं सकता हूँ। ठीक है, आप देख लीजिए अपना। तो चलिए इस स्पिरिट के साथ आप शुरू करेंगे मेंटली अपने आप को, और सिंस इधर उधर भी एग्ज़ाम है, आप डिरेल नहीं होंगे। और हाँ, जो आप प्रिपरेशन क्लासेस ज्वाइन किए हो तो एकदम सस्टेन्ड वे में शुरू से अंत तक उसको कंप्लीट करना भी एक जिम्मेदारी है आपकी। दैट इज़ फॉर व्हाट यू हैव पेड, दैट इज़ फॉर व्हाट यू हैड ज्वाइंड ओवर हेयर। क्योंकि अगर आप रेगुलरली सस्टेन वे में नहीं आ सकते हो, सोचो तुम रेगुलरली आ नहीं सकते हो, इतना भी नहीं कर सकते हो, तो फिर क्या करने को सोच रहे हो? तो इतना आप मोटिवेशन रखिए, उतना पर्याप्त रहेगा। चलिए खैर, किसी और को कोई भी डाउट क्वेरी डेली बैठ से कोई समस्या परेशानी, जस्ट रेज योर हैंड, आई विल कॉल आउट योर नेम। क्लास, किसी को कोई समस्या परेशानी? कोई आपका यहाँ रिश्तेदार नहीं है तो हैंड रेस करने में चिंता मत करिए, तो बड़ी अच्छी बात है। किसी बच्चे को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, वी हैव अचीव द परफेक्शन। अच्छा ठीक है, अश्मीत को दिक्कत, हाँ कोई और है? किसी और एक सेकंड, अश्मीत मैं आ रहा हूँ अभी। कोई और, किसी को और कोई डाउट और क्वेरी, कोई और समस्या और प्रॉब्लम? ठीक है, यस अश्मीत बताइए। हेलो सर। जी अश्मीत जी। सर कैलेंडर टॉपिक बिल्कुल भी समझ नहीं आया। मेरे को भी आज तक समझ में नहीं आया ठीक से सर का समझ ही नहीं आया बिल्कुल भी। यार, मेरे को भी ऐसा कैलेंडर ठीक से समझ में नहीं आया, लेकिन किसी तरह मैं क्वेश्चन उसका कर लेता था, किसी तरह। लेकिन हाँ, आसान आता था तो, वरना मैं कैलेंडर छोड़ देता था। आप मत छोड़िएगा, मैं सर को वापस बोलूँगा कैलेंडर का क्लास करा के प्रैक्टिस कराएं, सर लेकिन मैम को बोल दो आप। नहीं नहीं, कैलेंडर तो सर ही पढ़ाएंगे। ठीक है,
अरे टीचर्स के बीच में भी टॉपिक डिवाइडेड होता है भाई, ये कौन पढ़ाएगा वो ओके कौन। सर। सर इसलिए नहीं पढ़ा रहे हैं कि जो है वो टॉपिक मैम को पढ़ाना था और उन्होंने सर को दे दिया है, ठीक है। ओके सर। अश्मीत जो टॉपिक मैथमेटिक्स के एंड के है ना, वो विवेक सर को दिया गया, ओके सर। ठीक है। और जो रीजनिंग के एंड के हैं वो नुपुर मैम को दिया गया, ठीक है। उसके पीछे का लॉजिक ये है, पहला चीज़। और दूसरा चीज़, कैलेंडर का क्वेश्चन रेगुलरली आईपी में नहीं आता है, लेकिन पढ़ा इसलिए रहे हैं कि क्योंकि आ गया तो आपकी लग जाएगी, तो पढ़ लो इस वजह से, ठीक है। और हाँ, ये मैं सच बोल रहा था कि मेरे को कैलेंडर क्वेश्चन करने में दिक्कत होता है थोड़ा सा, ठीक है। हाँ, लेकिन उससे मेरा कभी ओके सिलेक्शन नहीं रुका है, क्योंकि हमको क्लियर रहता है 25 में 20 बैठाना है, एक दो ठो तो कोलेटरल डैमेज होगा ही। ओके सर। मोटी मोटा आपको 25 में 20 बैठना चाहिए, बाकी मैं सर को बोल दूंगा स्पीड, ठीक है। हाँ, किसी और को कोई दिक्कत परेशानी समस्या, ठीक है। थोड़ा सा मैं आप लोगों पर आ जाता हूँ। शिवानी, कैसे चल रहा है प्रिपरेशन आपका? सर मेरी तो अच्छा चल रही है, बस मेरे को ये पूछना था कि अब चीजों को कैसे लेकर चले, क्योंकि बहुत सारी चीजों को साथ में लेकर चले। वैसे तो हो रहा है सब चीजें, बट फिर भी आप बता दीजिए एक बार। शिवानी, आईपी के नाम पर दिन में 1 घंटा दे दो बस, बाकी सीयूईटी का पेपर है उसमें अपने आप को पूरा झोंक दीजिए। आईपी की क्लासेस रेगुलरली करते रहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा 45 मिनट टू 1 आवर इन द नेम ऑफ आईपी बीएड, ठीक है। और उसके बाद जो है सीयूईटी पर ही पूरा फोकस रखिए। जिन जिन दिन सीयूईटी का पेपर है, हम लोग कोशिश करेंगे कि उस दिन और उसके 1-2 दिन आगे पीछे छुट्टी दे दिया जाएगा आप लोगों को, ताकि किसी बच्चे को कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। क्योंकि इस मंथ आईपी बीएड की क्लासेस आप लोगों की बहुत रेगुलर और रिगरस वे में चलेंगी, तो इसीलिए मैंने सोचा टाइम टेबल और डेट आप लोगों को क्लियर कर दें, क्योंकि इस बैच में हो सकता है इस बार टाइम टेबल और शेड्यूल जो मेंशन किया गया उससे ज़्यादा ही पढ़ाया जाए। जैसे इंग्लिश ही था, ठीक है, उसको हम लोग नहीं कवर करते थे, लेकिन इस बार हमारा प्लान है कवर करने का। अब जैसे मतलब अगर अभी बताऊं, जस्ट इस मीटिंग से पहले चर्चा हो रही थी टीम के साथ, तो इंग्लिश को उन लोगों ने बेसिस पॉइंट रखा है। क्या करना है नहीं करना है फाइनल कॉल अभी उस पर लिया जाएगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ तो मोस्ट ऑफ फाइनल कॉल ही है, ठीक है। तो अभी आप सीयूईटी पर पूरा फोकस रहिए और अपने आप को आधा घंटा 1 घंटा जरूर दीजिए आईपी पर। हाँ, कोशिश करिए कि वो आधा 1 घंटा उस एरिया से अलाइन करें जो सीयूईटी में भी पूछेगा, ठीक है। सो दैट जब वो पेपर खत्म हो जाए, क्योंकि उससे आप 16-17 को फ्री हो जाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा 22 को, उसके बाद आपके पास ये बचेगा करने के लिए 22 यस। 22 को। हाँ, मैं समझ रहा हूँ पेपर कोड आपका 04 है, ठीक है। उसके बाद ठीक है। चलिए ठीक है शिवानी। यस पूर्णिमा, कैसा चल रहा है आपका? सर ठीक चल रहा है, बस वही था कि आईपीयू के साथ थोड़ा सा अभी उसको टाइम नहीं दे पा रहे हैं। नहीं, आधे 1 घंटे निकालो पूर्णिमा, रेगुलर बेसिस पर आधे 1 घंटे आपको निकालना है। वो आप सुबह उठते ही कर लीजिए। सुबह उठते ही 6 बजे उठती हो तो कल से 6-5 पे उठो, पहले नहीं उठना है, ठीक है। 6 बजे उठती थी तो 5 मिनट और सो, लेकिन उठने के बाद ब्रश तभी करेंगे जब पहला आधा घंटा जो आईपी का सिलेबस और पेपर स्ट्रक्चर है देख लेंगे और कोई एक टॉपिक पढ़ लेंगे, सिर्फ 45 मिनट 50 मिनट। उसके बाद ब्रश करने जाएंगे, और ठीक है। सोने में कोई कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए, और नींद लीजिए, नींद आ रही है तो और नींद लीजिए, ठीक है। इतना नींद लो कि कई बार नहीं होता है आदमी बहुत ज़्यादा नींद ले लेता है तो बेवजह के सपने आने लगते हैं, नेगेटिव नेगेटिव ख्याल आने लगता है। इस हद तक की नींद लीजिए आप लोग, ठीक है। उससे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। देखो, जीवन में प्रथम बुनियादी कार्य तो हम लोग का यही है, खाना पीना सोना। मतलब चाहे इस पर बचपन से पेरेंट्स क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन मैं बहुत प्रेफर करता हूँ भाई, उससे कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए। खाना पीना सोने के बाद 4 घंटा पढ़ाई पर दे दिया तो बहुत दे दिया। खाना पीने सोने के बाद 4 घंटे उतना ही देना है आपको, ठीक है। हाँ यस अश्मीत, आपने हैंड रेस कर रखा है। अश्मीत, देन वेलकम टू महक। महक, कैसी चल रही पढ़ाई आपकी? यस अच्छी चल रही है सर। अभी तो मतलब दोनों साथ साथ मैनेज कर ही रही हूँ, साथ साथ रिवाइज कर रही हूँ जो लॉजिकल रीजनिंग की क्लासेस हुई है, और सीवीटी का भी कर रही हूँ। देखिएगा, जब आप ये वर्ड यूज़ करते हैं कि साथ साथ मैनेज कर रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं मैनेज कर रहे हैं आप लोग। यस सर। हाँ, बहुत मामूली सा, बहुत नॉर्मल सा चीज़ है, क्योंकि जो भी यहाँ पढ़ रही हो तो सीयूईटी में आना ही आना है। तो कुछ ऐसे बहुत बड़ा चीज़ नहीं मैनेज कर रहे हैं आप लोग। और किसी को लग रहा है कोई बड़ा चीज़ मैनेज कर रहे हैं, नहीं, कोई बड़ी चीज़ मैनेज नहीं कर, बहुत नॉर्मल सी बात है। इतना तो मैनेजमेंट सीखोगे ही, ठीक है। हाँ ठीक है, चलिए महक करते रहिए। गुड। ऋतिका। यस सर। हाँ ऋतिका, कैसे चल रहा है प्रिपरेशन आपका? सर प्रिपरेशन तो अच्छा चल रहा है, पर ऐसा लगता है जैसे
लाइन से गए, पॉल साइंस करा, हिस्ट्री करा, एक बार ही साइकिल लेके आए तो दोबारा हिस्ट्री के बुक खोले तो ऐसा लगा ये वर्ड पहली बार देख रहे क्या, पर ऐसे पता नहीं क्यों हो रहा है, बट फिर मतलब स्टोरी तो पता ही है, बट वो समझ आ रहा है, पर ऐसा लग रहा है ये याद किया तो कैसे भूल गई। हाँ जी रितिका, सर। ये सही बच्चे के लक्षण है। ठीक है, दो ही लोग बहुत प्रिपेयर्ड सर रहते हैं, दो ही लोग बहुत प्रिपेयर्ड रहते हैं, जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है, जिन्होंने बहुत पढ़ा है। ठीक है। हाँ, ये शिवानी क्या कह रही थी? सर ये तो 4 बार भी पढ़ लेंगे ना तो प्रॉपर नाम तो याद नहीं होने वाले, क्योंकि मेरे साथ क्या है कि मैंने 6 बार भी पढ़ लिया तो वो नाम इतना सही से याद होगा ही नहीं, क्योंकि वो थोड़ा हार्ड हो जाता है। बट राइट। फिर क्वेश्चंस को देखते हैं तो फिर वो याद आ जाता है कि अच्छा हाँ कि मतलब पहली असेंबली यहाँ पर हुई थी, तो फिर वो रिलेट कर कर आता है, फिर वो याद वो रहती है, उसके अंदर कोई दिक्कत। शिवानी, पता है, मैं अगर ट्रूथ बताऊँ ना तो स्टैंडर्ड तरीके से पढ़ने का टाइम होता है एटलीस्ट 10 बार, तब जाके आपको लर्न होगा लूसना, एटलीस्ट 10 बार। वो भी पता है कब? एक महीने के अंदर नहीं, टाइम ड्यूरेशन भी लंबा होना चाहिए। 6 महीने में 10 बार पढ़ोगे तब याद होगा। क्योंकि आज तुम कोई बात जनवरी में लर्न किए हो ना तो फरवरी के फर्स्ट वीक में भूल जाएगा, फरवरी की फर्स्ट वीक में फिर रिवाइज करो, मार्च के फर्स्ट वीक में फिर रिवाइज करो, तब तुम अप्रैल में जाओगे तुमको याद आएगा। क्योंकि पता है वो नॉलेज भी ना ब्रिक बाय ब्रिक, ब्रिक बाय ब्रिक, ब्रिक बाय ब्रिक हमारे दिमाग में सेट हो रहा होता है। तो अगर आप उसको सॉलिडिफाई नहीं करोगे, सोचोगे सर ने कहा था 10 बार पढ़ने के लिए, तो एक महीना पहले 10 बार पढ़ लिए, नहीं भाई। अगर मैंने कहा था 10 रोटी खाने के लिए, थोड़ा आराम से खाने के लिए कहा था, आधा घंटा समय लेके खाने के लिए कहा था। ठीक है, एक ही मिनट में नहीं खाना था। तो मतलब अगर तुम लॉन्गर टर्म नॉलेज की बात कर रहे हो, वो लॉन्ग टर्म में ही गेन होगा। हाँ, श्योरली एग्जाम है तो आप उसको 4 बार 6 बार पढ़ोगे तो वो अभी आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन एग्जाम में पेपर और ऑप्शन देख के आप महसूस करोगे कि हाँ आप क्वेश्चन कर पा रहे हो। ठीक है, उतना आप कर पाओगे। चलिए ठीक है, यस रितिका। हाँ, तो मैं कोई पूछना था, मतलब अभी एक सब्जेक्ट को कितना टाइम दे, मतलब कितने जल्दी जल्दी एक सब्जेक्ट को कितना टाइम दे मतलब। रितिका, ये तो तुम्हारे प्रिपरेशन पे निर्भर करता है कि तुम कितना प्रिपेयर्ड हो। जिस सब्जेक्ट में तुम कमज़ोर हो तुम उस पर समय दो, जिस पे लग रहा है कम परफॉर्म कर रहे हैं। जिसमें ज़्यादा परफॉर्म कर रही है उस पर इतना भी कम समय नहीं देना कि वो छूट ही जाए। ठीक है, और ये ज़्यादा बेहतर स्ट्रैटेजी रहती है कि देखो, मान लो 5 दिन पढ़ी, अब छठवें दिन जब तुम मान लो तुम 5 दिन हिस्ट्री पढ़ी, छठवें दिन तुम जियोग्राफी पढ़ रही हो, तो 7वें दिन तुम महसूस करोगे कि हिस्ट्री की कोई बात भूल गई। तो बेहतर यही होता है कि आधा घंटा ही सही पेजेस पलट के रिवाइज कर लो। ठीक है, क्योंकि दिमाग के साथ नेचुरल फिनोमेना है एज अ ह्यूमन बीइंग। अगर हम लोग मनुष्य योनि में पैदा हुए हैं तो फिनोमेना क्या है, कुछ नया लोगे तो पीछे से कुछ आउट भी होता रहता है। तो बार बार लेते रहो तो जो कचड़ा है केवल वही आउट हो। ठीक है, तो उस तरह से जाए प्रोसेस। हाँ ठीक है, यस। एकता, कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई एकता? सर चल रही है, नहीं, कैसा चल ठीक रही ही है, चल एकदम रही है। स्पष्ट बताइए हमको, कैसा पढ़ रही हैं आप? ये आंसर नहीं होना चाहिए। हाँ एकता बताओ, क्या क्या पढ़ रही हो अभी? ठीक। इस समय सर जैसे मैं ज्यादा फोकस अपनी रीजनिंग पे कर रही हूँ, तो मेरा ठीक है वो, तो अभी रीजनिंग की क्लास चल रही है तो मैं ज्यादातर रीजनिंग को दे रही हूँ, और थोड़ा सीयूटी पे ज्यादा मतलब उस पे भी हूँ, क्योंकि मेरा नहीं नहीं, आप मेरे हो को रहा है आईपी का बोर्ड, बताइए एकता। तो मैं सीयूईटी पॉलिटिकल में कितना साइंस पढ़ रीजनिंग रही का हूँ। क्वेश्चन कर पा रही हो? सॉरी, आईपी में कितना रीजनिंग का कर पा रही हो? आईपी में मैं सर अधिकतर रीजनिंग क्वेश्चन कर रही थी, अगर वो 25 है तो मेरा बहुत ही कम चांस है कि एक दो गलत हो। 25 मैं में कितना सारे क्वेश्चन सेट ठीक बैठ रहा करती है हूँ। आपका अभी? सर 22। 22। कोशिश करिएगा हर सर्कमस्टांसेस में एवरेज आपका फिर 22 से नीचे ना जाए, इन एनी सर्कमस्टांसेस। ये सर ठीक है। बाकी इंग्लिश वगैरह का क्या सीन है आपका? इंग्लिश सर थोड़ी मेरी ठीक नहीं है, और मैं उसमें कभी कुछ आप काम आर भी एस नहीं अग्रवाल कर रही वाली हूँ, बुक लाइए। क्योंकि अभी यही सब कर रही हूँ। आप आर एस अग्रवाल वाली बुक है लाएंगी? सर मेरे पास, मतलब है, पुरानी है कोई दिक्कत नहीं पर है, है। इन टॉपिक्स को वहाँ से पढ़िए। 3 साल का प्रीवियस आईपी का पेपर उठाओ, इंग्लिश के सारा टॉपिक लिखो, जो ग्रामर का हिस्सा नहीं है वो वहाँ से पढ़ना शुरू करो। ठीक है। ओके सर। देखिए क्लास, होता क्या है कि जैसे आप लोग पढ़ते रहते हैं, देखा करो आपके साथ वाले ही धीरे 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 करके आगे निकलते रहते हैं। जैसे देखिएगा 2-3 फैकल्टी डेली बाइट्स पे जो काम करते हैं, कभी डेली बाइट्स के स्टूडेंट्स हैं, कभी। ठीक है, नूपुर मैम तो बहुत स्टूडेंट के सामने देखते देखते, ठीक है, कि कभी डेली बाइट्स पे जब मास्टर्स कर रही थी, नेट जे पढ़ने आई थी, 2021 में कंप्लीट हुआ था, जबरन मेरे कहने पर उन्होंने एडमिशन लिया था। आज गवर्नमेंट टीचर भी हैं। ठीक है, तो वो भी स्टूडेंट थी। एंड इवन शर्वानी
सरवानी से सरवानी मैम तक कि हाँ सरवानी मैम ये इसमें क्या चल रहा है नहीं चल रहा है क्यों, लेकिन इंग्लिश में एक्सपर्टीज़ अच्छा रहा, ठीक है। कुछ बच्चों का अलग अलग अपना एडवांटेज होता है, उनके फादर भी इंग्लिश के टीचर उचर हैं, ये सारा प्लस पॉइंट होता है, वो सब अपनी एक जगह पर है। लेकिन उसके बाद भी आप कैसे चीज़ों को प्रोड्यूस कर रहे हो, क्योंकि मेरे साथ काम करना ना बहुत कठिन काम है। पहले 6 महीने तो मैं एकदम रोला मारता हूँ कि छोड़ दो, तुम हर दिन तुमको बताएंगे कि तुम काम कैसे नहीं कर सकते हो, तुम छोड़ दो, क्योंकि या तो 6 महीने में छोड़ दे या तो जो है उसके बाद टिकेगा तो मतलब तब थोड़ा सा रिलाई कर सकते हो कि बंदा करेगा, ठीक है। तो वो चीज़ मतलब वो वाला स्ट्रेस लेने का भी आपके अंदर स्टैमिना होना चाहिए। तो इन दैट केस आपके सामने ना 2-3 बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल्स हैं आपके बैच में ही। अगर मान लो इंग्लिश का एग्जांपल हम लें और शर्वानी मैम को भेजा जाए, तो मान लो कोई रिसेंटली सेलेक्ट हुआ रहे तो आप उसका एग्जांपल ले सकते हो। दूसरा किसी और का एग्जांपल लिया है, जैसे मान लो थोड़ा कुछ पहले का एग्जांपल ले लो तो नुपुर मैम का एग्जांपल ले सकते हो, कुछ थोड़ा और पहले का एग्जांपल ले सकते हो तो रिमझिम मैम का एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है। आप देखोगे कि सब अलग अलग टाइम फ्रेम में जो है अलग अलग वो पे कर रखा है, तो आपके पास एग्जांपल्स भी अच्छे अच्छे अवेलेबल हैं जो आपके इमीडिएट अगल बगल हैं, और वो लोग कुछ ऐसा नहीं कि चीज़ें कुछ बहुत आउट ऑफ द वे जाके कर रहे हैं, लेकिन हाँ इतना कुछ जीवन में है कि किसी चीज़ को करने ना करने के लिए डिमोटिवेशन मोटिवेशन नहीं है, इट इज़ ऑल अबाउट इट कि दे वांट टू डू इट और नॉट। तो ये वाला स्पिरिट यस सर, जैसे कि हमारे साथ दिव्या लास्ट ईयर आईपी के बैच में थी, कल ही मैंने आपका स्टेटस देखा, उनका सीटेट भी क्लियर हो गया था, जो मेरे साथ ही थी दिव्या खोला। अच्छा दिया खोला, हाँ 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 हाँ, कल वो भी थी, और शर्वानी भी मेरे साथ ही पढ़ी हुई है, उन्होंने पिछले साल हमारे साथ ही बैच में थी। ये होता है ना, दिया का मार्क्स भी बहुत अच्छा देखा है, हमने। पेपर 2 में इस बार अच्छे खासे बच्चे Yes, पेपर 2 में sir. बीएड वाले में फेल हुए हैं, सीटेट में इस बार भर भर के Yes, बच्चे sir, पेपर 2 में देखा फेल है। हुए हैं। और दिया डेली बैट्स पे इंटर्नशिप भी की है, Yes, sir, यही है कि हम डेली बैट्स पे उसने हमारे इंटर्नशिप भी साथ ही कर ये रखा बच्चे दिया। हैं और आगे बढ़ते रहे। धीरे धीरे देखोगे। अच्छा थैंक यू रिमाइंड कराने के लिए। दिया का नाम बेचारी कई दिन से बोल रही सर मेरा इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट नहीं आया अभी तक, ठीक है। तो उसने डेली बैट्स में इंटर्नशिप भी कर रखा दिया ने, एंड बहुत लेबोरियस लड़की है भाई, बहुत ज़्यादा, ठीक है। शेड्यूल और टाइम की बहुत पंक्चुअल है। तो अगर मान लो ऐसे इंटर्न्स को लोग प्रेफर करते हैं भाई काम दिया जाए तो करके आते हैं, खुद ही पूछते हैं सर ये हो गया आगे क्या करें, हम लोग तभी कर लिए, इतना जल्दी थोड़ी ना करना होता है ठीक है। तो वो वाला है दिया का हिसाब किताब। दिया भी तो शायद SCRT में ही है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो देखो कि लॉन्च पैड इतना अच्छा मिल जाता है कि फिर इधर सीटेट में पढ़ें, अपना क्वालिफाई कर लें, अपना आगे बढ़ रहे हैं जो करना है। एंड दे आर वेरी एवरेज स्टूडेंट्स, दे आर वेरी एवरेज स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए ठीक है, एकता करते रहिए, यू विल ऑल्सो गेट सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी, बट करते रहिए, ठीक है। हाँ देन आई विल कम टू श्वेता कुमारी। श्वेता गुड इवनिंग श्वेता जी। श्वेता कैसी चल रही पढ़ाई आपकी? वॉइस बहुत धीरे आ रही है। मैम सर सॉरी, मेरी जो मैथ की है वो प्रैक्टिस बहुत कम हो रही है, मतलब उसमें मेरे जो काफी क्वेश्चन है वो हो नहीं पा रहे। श्वेता हेडफोन निकाल लो, हेडफोन निकाल दो। हाँ अब बताओ। हाँ अब ठीक है, हाँ अब आ रही है। हाँ बताइए श्वेता क्या कर रही हो? मतलब सर जो मैथ के क्वेश्चन है वो मेरे से काफी सॉल्व नहीं हो पा रहे, तो उसकी प्रैक्टिस अभी मैं कुछ ज्यादा ही कर रही हूँ। तो जो क्या percentage क्या कुछ- की हो इम्प्रूव करने के लिए श्वेता? व्हाट आर यू डूइंग टू इम्प्रूव इट? सर अभी तो मतलब कि मैंने कुछ वीडियो वैसे सर ने तो पढ़ाया था तो कुछ तो समझ में आया था, और कुछ समझ में नहीं आया तो उसके लिए मैंने वीडियो रेफर किया कि यूट्यूब से मैं वीडियो देखूं एंड देन उसको फिर उस मेथड से मैं उस चीज को सॉल्व करूं। अच्छा नहीं तो आप यूट्यूब से वीडियो क्यों देख रही हैं आप? अच्छा आपने लेट से ज्वाइन किया था डेली बैट्स पे? यस सर मैंने लेट ज्वाइन किया। देखो श्वेता, चाहे आपने लेट ज्वाइन किया था, सारा टॉपिक लिख कर पढ़ के रखिए। जिन भी बच्चों को किसी भी मैथ और रीजनिंग के टॉपिक में दिक्कत है, मैं वापस से क्लास करा दूंगा, वापस से डाउट सेशन करा दूंगा, लेकिन आप प्रिपेयर्ड रहिए। जी सर, पर वही है कि मुझे भी तो खुद से थोड़ा बहुत तो आना चाहिए ना। हाँ श्वेता ये बात अच्छी बात है, सबसे अच्छी बात ये है कि तुम सेल्फ एंडोर्स कर रही हो कि मुझे खुद से भी आना चाहिए। लेकिन Yes, श्वेता sir. आप टॉपिक नोट कर लोगी जिस तरह से मैंने बताया है, उस तरह से एक सीक्वेंस में चलोगी, और जो लिस्ट ऑफ टॉपिक्स मैथ और रीजनिंग के निकलेंगे, तुम्हारा उस लिस्ट ऑफ टॉपिक्स में से चीज़ें कंप्लीट होना चाहिए।
नहीं सर, रीजनिंग के तो मेरे ऑल ओवर कंप्लीट है, मतलब कि सारे टॉपिक्स मुझे अंडरस्टैंड है। बट मैथ में मुझे दिक्कत है, क्योंकि मैंने मैथ नहीं आर्ट साइड से किया है, तो इसलिए मुझे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही है मैथ में। ठीक है श्वेता, ठीक है श्वेता, लेकिन आज के बाद से कभी ये मत बोलना कि मैं आर्ट साइड से हूँ इसलिए मेरे को मैथ में दिक्कत है। सिंपल, ठीक है, ये स्टेटमेंट छोड़ दीजिए, आपको कमज़ोर करता है। इस तरह के शब्द नहीं बोलेंगी कि सर मेरा सीधा, सर मेरा मैथ तो प्रैक्टिस अभी कम है, तो मैं देखिए ग्रेजुएशन आपका चाहे आर्ट साइड से हो, जैसे मैं हूँ, मेरा ग्रेजुएशन चाहे मैं मास्टर्स चाहे हिस्ट्री से कर रखा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि कोई साइंस वाला मेरे से कुछ भी बात करेगा। मैं थोड़ा बहुत देख के आऊँगा। कहने का मतलब आप देख लीजिए, मैथ के कुछ बेसिक टॉपिक है उसको पढ़ लो, ठीक है, दैट्स ऑल। ठीक है श्वेता, चलिए ठीक है। बाकी कोई डेली बैच में दिक्कत परेशानी है आपको क्लासेस को लेकर? सर मुझे तो अभी तो नहीं है फिलहाल, अब क्लियर हो गई, पहले थी पर अब नहीं है। ठीक है, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी होगा तो बताइएगा मुझे, ठीक है, या फिर रिमझिम मैम को बता दीजिएगा, मैं या वो हम में से कोई भी रहेगा सॉर्ट आउट कर देगा। नुपुर मैम सबसे बेस्ट पढ़ेंगी, कोई भी पढ़ेगा, किसी से बात कर लीजिए आप, ठीक है। ठीक है, देन ओके श्वेता, देन आई विल कम टू प्रिया माहेश्वरी। पता चला प्रिया। यस सर। हाँ हाँ जी, प्रिया माहेश्वरी बताइए। हाँ प्रिया, जी सर, अभी जो टॉपिक्स कराए गए हैं उसी की प्रैक्टिस कर रही हूँ अभी मैं। हाँ क्या टॉपिक्स कराए गए हैं मेरे को बता दो जरा। सर जैसे कि अभी कैलेंडर के मीन्स काफ़ी सारे टॉपिक मतलब कि क्वेश्चंस कराए गए थे, तो उसी के तो सर। और कौन सा जी टॉपिक सर, कराया गया? और उससे पहले मैम ने जो रीजनिंग के टॉपिक्स कराए थे उसके क्वेश्चन थे। नाम बताइए सारे टॉपिक्स के। सर जैसे कि डायरेक्शन कराया गया था मैम ने, डायरेक्शन तो कराया था। बेसिकली अभी मैं मतलब कि आर एस अग्रवाल से उसी के नहीं क्वेश्चन नहीं, एक सेकंड, डायरेक्शन कराया था, और कौन सा टॉपिक कराया था? सर सीरीज का कराया था, सीरीज का कराया था, और कौन सा टॉपिक कराया था? एनालॉगी भी कराई थी मैम ने, एनालॉगी कराई थी, और कौन सा टॉपिक कराया था? ऑड वन आउट कराया था। ऑड वन आउट कराया था, ठीक है, और कौन सा टॉपिक कराया था? देखो हवा हवा मैं नहीं लूंगा कि रीजनिंग का टॉपिक कराया गया। टॉपिक बताइए जल्दी, कौन कौन सा कराया उन्होंने? सर ब्लड रिलेशन कराया था अच्छा, मैम ब्लड रिलेशन कराया था, और क्या करवाया? ने, नॉन वर्बल एनालॉगी, नॉन वर्बल एनालॉगी करवाया, और क्या करवाया? सिटिंग अरेंजमेंट, सिटिंग अरेंजमेंट, और फिलॉगिज्म, और फिलॉगिज्म और सीक्वेंस भी। सिलॉगिज्म और सीक्वेंस, और कोई टॉपिक? जस्ट इतना ही। क्लास इन्होंने कुछ छोड़ा, यही सारे टॉपिक्स थे या कुछ और भी ऐड करना है मुझे? देखो अगर इतना सर प्रिसाइज। इसी के अंदर, हाँ 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 श्वेता, हाँ शिवानी, हाँ सर इसी के अंदर आ गए। यस सर, इसी के अंदर आ गए सारे के सारे। हम्म। एनालॉगी में भी तीन हाँ। चार कवर हो गए ना। चलिए ठीक है, इसी बहाने जिन लोगों का एंटीना नहीं जल रहा था भाई, जब मैं पूछूं क्या पढ़ के आए हो, तो ऐसे हवाने मैं पूछ सकता हूँ कभी भी क्या टॉपिक आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा है। टॉपिक वाइज भी आपको बात पता होना चाहिए कि मैं बोलूँ कि मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग में ये 15 टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है, सीधा जुबान पे हो। क्वेश्चन चाहे बाद में, पहले जुबान पर होना चाहिए टॉपिक, ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, ठीक है, इस तरीके से। ठीक है प्रिया, हाँ तो अब क्या इसमें से तुमने पढ़ा है मेरे को बताओ जरा। सर मैंने जो अभी 2 टॉपिक कवर किए हैं वो डायरेक्शन बेस्ड के क्वेश्चंस किए हैं, और जो कैलेंडर बेस्ड के क्वेश्चन है वो किए हैं। और मैं फिलहाल अभी इतने ही हूँ। नहीं प्रिया, बहुत कम की हो, कुछ नहीं की हो। कैलेंडर एक छोड़ दे दो, कैलेंडर का टॉपिक थोड़ा सा समझने वाला होता है, लीप ईयर ऊयर बोलता है तो कन्फ्यूजन होता है, लेकिन डायरेक्शन की हो, अरे ये बाकी का भी और सारा होना चाहिए था, एक ही दो बचना चाहिए, तुम एक ही दो की हो, बाकी का क्या कर रही हैं आप पूरे दिन भर? सर मैं वर्किंग भी हूँ तो मुझे थोड़ा टाइम कम मिल पाता है, तो अब मैं उसको ट्राई करूंगी नहीं थोड़ा सा और कवर अप करने का सिलेबस। ठीक है प्रिया, जितना- नोटेड, लेकिन दोबारा से एक्सक्यूज नहीं देंगे कि मैं वर्किंग हूँ। सर मैं एक्सक्यूज नहीं दे रही हूँ, नहीं नहीं, तुम वर्किंग हो तो भी। ओके। मेरे एक्सक्यूज का मतलब ही नहीं होता कि तुम एक्सक्यूज दे रही हो, जब तक तुम ये बोलते रहोगे तुम कभी नहीं कर पाओगे कि मैं वर्किंग हूँ तो मेरे को ये है कि मैं एक ही टॉपिक पढ़ूँ, मैं वर्किंग हूँ। अरे मैं तुमको 4 वर्किंग का एग्जाम्पल दे सकता हूँ जो तुमसे ज़्यादा टॉपिक कर रखे हैं। अभी तो तुम वर्किंग हो ना, मैं तुमको मैरिड वर्किंग का एग्जाम्पल दे सकता हूँ। कोई जामिया के बैच में है इसमें से? अच्छा शिवानी, वहाँ देखो कि फरहत आती है, यस सर। बच्चे भी हैं, परिवार में भी हैं, काम भी देखना है। तो प्रिया, एक्सक्यूज़ का मतलब ये है कि आप अपने आप को एक्सक्यूज़ दे रही हैं, मेरे को नहीं। मैं बस इतना कह रहा हूँ प्रिया, इस हिसाब से टाइम निकालो, ठीक है, वर्किंग के बाद भी, कि तुम्हारे पास मिनिमम 59 मिनट्स बचें खुद के लिए।
कितना? 59 मिनट। हाँ 59 मिनट्स। 59 मिनट्स में हर दिन सिर्फ एक टॉपिक पढ़ लो भाई, सीरीज पढ़ लो, एनालॉगी पढ़ लो, ऑड वन आउट पढ़ लो। एक दिन सीरीज 59 मिनट, एक दिन डायरेक्शन 59 मिनट, एक दिन। और तुमको एक चीज़ बताऊँ, तुम डायरेक्शन भी ठीक से नहीं पढ़ी हो अभी। वो तो मैं पूछा हूँ तो बता रही हूँ डायरेक्शन पढ़ लिया मैंने, वो तुमको आसान लगता नहीं होगा। सर, डायरेक्शन के मैंने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे तो मेरे आंसर करेक्ट जा रहे थे। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा इस पे भी मैं अभी आता हूँ। ब्लड रिलेशन पर आप जो है 59 मिनट्स, हर दिन 59 मिनट दो प्रिया, ताकि मैं 10 दिन बाद जब वापस से इस तरह का सेशन आपके साथ कंडक्ट करूँ तो तुम बताने लायक हो सर ये 10 टॉपिक्स मैंने पढ़ लिए 59 मिनट में। डन है? हो पाएगा? यस सर। क्या जॉब के बाद तो 59 मिनट निकाल सकते हैं? जी सर। बस 59 मिनट से 60वां मिनट मत देना, बस 59 ही देना, पहला चीज़। दूसरा चीज़, एक चीज़ अभी आपने एक बात बोली, ये सभी लोग ध्यान दीजिएगा। प्रिया ने भी कहा कि सर मैंने डायरेक्शन के बहुत सारे क्वेश्चन लगा लिए हैं। मेरे भाई इतना भी क्वेश्चन नहीं लगाना होता है। कई बार ऐसा होता है कि जो टॉपिक तुमको आसान होता है तुम उसी को बार बार करते रहते हो। ठीक है, मान लो एक पे कमान मिल गया तो उसी को बार बार पकड़ के ऐंठ रहे हैं। इससे क्या होता है, एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन भी मिल रहा होता है, हाँ मैं पढ़ रहा हूँ, मैंने आधा घंटा समय दिया, मैंने 5 क्वेश्चन भी लगाया। अब पेपर में तो डायरेक्शन एक ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, बेल वो मेढक मुंह फुलाएगा तो बेल के बराबर तो होगा नहीं, एक ही क्वेश्चन आ जाएगा, डायरेक्शन को उससे ज़्यादा तो आएगा नहीं। तो कहने का मतलब किसी एक टॉपिक से 10 से 15 क्वेश्चन बहुत है। ठीक है, 10 से 15 क्वेश्चन बहुत है। तो देखो प्रिया, इतना ज़्यादा नहीं प्रैक्टिस करना है, 15 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए। जब से तुम, तो हम ये नहीं कह रहे कि तुमको और नहीं करना, लेकिन साथ में और भी टॉपिक्स को करिए। ठीक है, 59 मिनट दो रेगुलर बेसिस पर। नहीं 59 मिनट दोगी ना, देखो प्रिया तुम्हारा एग्जाम भी आ जाएगा और तब भी तुम करते रहोगी कि मैं वर्किंग हूँ। इसका मतलब ये कि तुम ये क्या है कि अपना रिजल्ट पहले ही बता रही हो। तो हमको बचना है। सर मैं पर डे 59 मिनट दे रही हूँ, मैंने 4 टॉपिक कर लिया है, मैं 5 टॉपिक कर लिया हूँ। और प्रिया तब जब इधर अभी लगातार क्लासेस नहीं चल रही थी आईपी की, 10 दिन लगातार मैथ की क्लास हुई, फिर उसके बाद आपको 5-7 दिन का ब्रेक मिला, तो आपको उतना कर लेना चाहिए था। ठीक है प्रिया? जी सर। चलिए ठीक है, तो कल मॉर्निंग में उठ के आप अगर 6 बजे ऑफिस जाती है तो 5 बजे उठना, 59 मिनट्स कर लेना, कोई एक एक्स्ट्रा टॉपिक। जी सर। हाँ, और थोड़ा सा मेरा याददाश्त ठीक है प्रिया। ठीक है, तो मान लो हम कुछ दिन बाद बात करेंगे तो हम फिर वैसे ही पूछेंगे कि ये वाले सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक पढ़ी हो। ठीक है यस। प्रिया? हाँ चलिए ठीक है, बेस्ट विशेष, करते रहिए। गुड। अंजुम जी, अंजुम बताइए क्या चल रहा है, क्या प्रिपेयर किया, कैसे चल रहा प्रिपरेशन आपका? यस सर। हाँ अंजुम बताओ। हाँ सर रीजनिंग के टॉपिक्स किए हैं, डायरेक्शन किया है, सीरीज किया है, कोडिंग डिकोडिंग भी किए मैंने। नहीं कैसा चल रहा है प्रिपरेशन आपका, पहले हमको ये बताइए। रीजनिंग की प्रिपरेशन चल रही है सर। इसके अलावा सर साइंस के टॉपिक्स पढ़ रही थी मैं, उसके अलावा आईपी में और टॉपिक्स नहीं पढ़े। अच्छा, कौन कौन सा एग्जाम का प्रिपरेशन कर रही हैं आप? सर अभी डीयू भरा है, आईपी भरा है, अभी जामिया भरा नहीं है। अच्छा जामिया भरेंगी अभी, ठीक है, जामिया भरेंगी, डी में क्या पेडागोजी है आपका? साइंस सर। साइंस है। अच्छा, तो कुछ प्रिपेयर्ड है साइंस में? यस सर, पढ़ा। अच्छा सर केमिस्ट्री में काफी दिक्कत आया है मेरे को। साइंस के पेपर तो 27 को है ना? जी सर। चलो ठीक है ठीक है, अच्छा की होगी आईपी का ही फॉर्म फिल किया। कैसे चल रहा है आईपी में प्रिपरेशन सभी सब्जेक्ट्स में से? सर अभी रीजनिंग की है, इंग्लिश अभी नहीं की सर। अच्छा, ठीक है, इंग्लिश के लिए ठीक है। आरएस अभी परचेज करना है। ठीक है, उसको ले लेना। इंग्लिश में मैथ में कौन कौन से टॉपिक पढ़ लिया है आपने? सर परसेंटेज और परसेंटेज ये भी पढ़ा है सर ने, वही पढ़ा है। अच्छा, और इसमें रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक पढ़ लियो? रीजनिंग में सर डायरेक्शन, सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन पढ़ लिया। कोडिंग डिकोडिंग तो नोट नहीं करवाई थी मेरे को ये। सर मैंने करवाया है। नहीं इन्होंने नोट नहीं कराया था, प्रिया ने मेरे को। ऐसा मैसेज पढ़ा है। अच्छा, तो तुम नोट क्यों नहीं कराई थी? पढ़ो ठीक से ठीक। तो अच्छा शायद मैं टॉपिक हाईलाइट करना भूल गई थी। अच्छा ठीक है हाँ हाँ अंजुम, और कोडिंग डिकोडिंग और ब्लड रिलेशन सर, और सीटिंग अरेंजमेंट, सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ लियो। जी ये टॉपिक पढ़। अच्छा
आप हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में? सर इंग्लिश मीडियम। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लिखो जरा। क्वेश्चन लिखिए जरा। पॉइंटिंग टू अ मैन pointing to the man in the photograph a woman said, क्या लिखा आपने? Pointing to a man in the photograph, a woman said, he is the son of the only son of my grandfather. ठीक है, how is the man in the photograph related to that woman? चलिए ठीक है, मैं आपसे बात करता हूँ। हाँ, इन मीन टाइम वेलकम टू रूबीना। रूबीना, हाँ रूबीना कहाँ है? रूबीना खातून। आपने रूबीना लेट ज्वाइन किया था क्या डेलीवेट्स? यस सर, लेट ज्वाइन किया, इस मेरे को भी समझ नहीं आ रहा कहाँ से करूँ। आपने कब ज्वाइन किया है? मैम अभी 3-4 दिन हुए अभी। 3-4 दिन हुए हैं। आपको इस बैच में ऐड करने का बिना परमिशन के ऐड किया गया है क्या? आपने परमिशन, आपसे कंफर्मेशन लिया गया था? हाँ जी सर। अच्छा, ठीक है, तब ऐड किया गया। ओके। आप शबाना नाम से रजिस्टर्ड हैं? हाँ। अच्छा, तो आपने अपने नाम से क्यों ज्वाइन कर रखा है? नहीं सर, वो ईमेल आईडी मम्मी के नाम से। अच्छा, ठीक है ठीक है, जो भी रूबीना या शबाना जो भी है, ठीक है। व्हाट इज योर नेम? रूबीना और शबाना? शबाना देखो, सबसे पहले तो क्लास में कैमरा ऑन करके बैठोगी, ठीक है? मेरे क्लास में तो कंपलसरी है, ठीक है? तो आपको कैमरा ऑन करके बैठना है। हाँ, तो शबाना सबसे पहली चीज़ तो ये आप समझ लीजिए कुछ बातें। आप इसके पहले किसी फैकल्टी से आपका इंटरेक्शन हुआ है? सॉरी सर? इसके पहले आपका किसी फैकल्टी से बातचीत हुआ है? सर। अच्छा, अभी बात नहीं हुआ, ठीक है, ओके। हाँ, ये संजुम क्या आंसर आया? ब्रदर, गुड। चलिए ठीक है, गुड। हाँ रूबीना, ये बताइए कि कितने और लोगों ने सॉल्व कर लिया था ये, बाकी के लोग? जस्ट रेज योर हैंड जिन्होंने सॉल्व कर लिया था। रितिका, प्रिया पांडे, अंजुम। अच्छा, अंजुम तो किया ही है। आप लोगों ने क्या आज हाथ में मेहंदी लगा रखी है? प्रिया पांडे, रिया, कौन सा मेहंदी लगा भैया हाथ में बताइए जरा, बात करते हैं आपसे। रिया और प्रिया। अच्छा, रिया सर मैंने सॉल्व कर लिया है, ब्रदर ही है इसका आंसर। अच्छा, कर ली, चलो ठीक है। मैंने किया था वो हैंड मेहंदी हटा लिया, चलो ठीक है। प्रिया पांडे का मेहंदी लगा हुआ देखते हैं भैया। हाँ ठीक है। हाँ तो शबाना, आपने शबाना देखो ऐसा है कि कुछ बातें जो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है? देखो, मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग की क्लासेस रैप अप हो चुकी हैं। तो यूजुअली आईपी के बैच में ना टाइमिंग क्लासेस का ये होता है कि फ्राइडे के इवनिंग में क्लास होगा 9 PM पर, जैसे आपके टेलीग्राम ग्रुप में लिंक आया था, और संडे मॉर्निंग होगा और मंडे इवनिंग। यूजुअल टाइम टेबल यही है, लेकिन इस साल हम लोगों ने थोड़ा चेंज ये कर दिया कि पहले ही मैथ के बच्चों को पढ़ा दिया मैथ रीजनिंग, सो दैट आपको जब तक बैचेस चल रहे हैं तो आपको पर्याप्त मात्रा में प्रैक्टिस का समय मिल जाए, सो दैट कभी डाउट वाउट आप लोगों को फंसे तो टीचर्स अवेलेबल हैं। क्योंकि एक बार बैच कंप्लीट हो जाता है तो फिर मैं क्लियरली बता रहा हूँ, एक बार बैच कंप्लीट हो जाता है तो अब हो गया कंप्लीट, ठीक है? फिर हम पुराने बैच में क्या चल रहा है, क्या इशू है, नहीं है, हम लोग फिर फॉलोअप नहीं करते हैं उसको। ऑब्वियसली बात है कि पॉसिबल नहीं है हमारे एंड पर उसको करना, ठीक है? तो मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग की पर्याप्त मात्रा में क्लासेस हो चुकी हैं। बाकी का किसी भी सब्जेक्ट में क्लास नहीं हुआ है। एक जनरल अवेयरनेस का मेरा हुआ है, जो कि ऑब्वियसली जब मैं शुरू करूंगा तो फिर से मैं उसको रिवाइज कराऊंगा थोड़ा सा। तो आपको सिर्फ जो है जो प्रैक्टिस करना है वो मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग का ही है।
एक सिरे से आप जाएंगी, जो आपका बैच का ग्रुप है उसमें मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग का लिंक देखना शुरू करिए। बाकी का जिस दिन भी क्लास रहेगा आपको आपके टेलीग्राम ग्रुप में देखने के लिए मिलेगा। और कल से रेगुलरली टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास है रिमझिम मैम की। क्लास होना होगा नहीं होना होगा जो भी होगा वो मैम अपडेट डाल देंगी, या हो सकता है एक अल्टरनेट डे पर कर दें, या जैसा हो टीचिंग एप्टीट्यूड को लेकर। लेकिन जितना भी तुम्हारे पास रुबीना समय बचेगा तो मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग प्रैक्टिस करोगी। रिकॉर्डिंग फैकल्टीज ने अवेलेबल करा रखा है। कोई दिक्कत परेशानी है, डाउट सेशन में वापस से कराऊंगा, कोई टॉपिक वापस पढ़ना होगा वापस से पढ़वा दूंगा। और कल से टीचिंग एप्टीट्यूड की आप क्लास शुरू है तो आप उसको रेगुलर बेसिस में करेंगी। ठीक है, ठीक है शबाना, कोई दिक्कत परेशानी आपको अभी? नो सर, अभी तक तो नहीं है, जब होगी तो बताओ। देखो शबाना, कुछ करना शुरू करोगी तब कुछ दिक्कत भी होगा, तो कोशिश करो कि लेट्स स्टार्ट। सबसे इजी काम यही था कि फ़ी दे के ज्वाइन करना, वो आप कर चुके हैं। यस सर। ठीक है, तो थोड़ा सा कुछ कठिन काम भी करिए कि अब रिकॉर्डिंग देखना शुरू करिए। मैं आ गया हूँ, मैं आपको बोल भी दे रहा हूँ। कई बार होता है आदमी टीचर का इंस्ट्रक्शन वेट करता है, ज्वाइन किए हैं, कुछ पता ही नहीं चल रहा है क्या चल रहा है, रिकॉर्डिंग इन्होंने डाल दिया। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। तो आप मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग का लेक्चर सीक्वेंस से कंप्लीट करिए। जब जनरल अवेयरनेस की मेरी नेक्स्ट लेक्चर होगी तो लेक्चर 1 का मैं रिकॉर्डिंग ऑलरेडी शेयर्ड है ग्रुप में, लेकिन मैं फिर से शेयर कर दूंगा सो दैट किसी को कोई दिक्कत ना हो। और टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लासेस कल से पहला है, तो बेसिकली कहीं कुछ मिस हो रहा होगा तो मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग ही है। ठीक है, लेकिन स्ट्रैटेजी वाइज आप उन बातों को फॉलो करेंगे जिनको मैंने बोला है। राइट, ठीक है। हाँ यस श्वेता। सर जनरल अवेयरनेस की आपने क्लास ली थी, शायद मुझे रिकॉर्डिंग मिली नहीं है। वो टेलीग्राम ग्रुप में ही होगा भाई। सर वो मैंने चेक किया था वहाँ पर, शायद मैंने आपके बैच लिए नहीं थे, मैं लेट ज्वाइन किया था ना। तो लेट ज्वाइन करोगे तब भी शो करेगा, वो सबसे टॉप में जाना होगा जरूर। और अगर नहीं होगा तो जब भी मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा उससे पहले मैं पहला लेक्चर शेयर करूंगा, उससे पहले वापस से फिर डाल दूंगा, लेकिन तुम्हारा टेलीग्राम ग्रुप में होगा, चेक करना। ठीक है, हाँ ओके सर, थैंक यू। ठीक है, अच्छा हाँ ठीक है शबाना, फिर कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए, करिए उसको। ठीक है, बाकी आईपी के स्टूडेंट से मैं रोज़ हर दूसरे तीसरे दिन मेरी बात होते रहेगी, तो कोई दिक्कत परेशानी रहेगा तो फील फ्री टू शेयर मेरे से, रिमझिम मैम या नुपुर मैम, कोई भी आपके साथ सेशन में हो, किसी से भी आप कनेक्ट करके शेयर कर सकती हैं। ठीक है, ओके सर। सर बुक सिर्फ RS अग्रवाल की लेनी है ना? यस यस यस, बाकी मेरा जनरल अवेयरनेस का लेक्चर देखेंगे तो वहाँ समझ में आ जाएगा। जो दूसरी बुक लेनी होगी वो उसमें रिकमेंडेड होगा। फिलहाल के लिए आप RS अग्रवाल ले लीजिए, रखिए अपने पास। ठीक है, हाँ ओके। देन आई विल कम टू रिया। यस सर। यस रिया, कैसे चल रही है आपकी प्रिपरेशन? सर अभी तो सही चल रही है। क्या क्या पढ़ लिया आपने? सर मैंने कोडिंग डिकोडिंग कर लिया है, डायरेक्शन कर लिया है, और मैं एनालॉगी का प्रैक्टिस कर रही हूँ, क्योंकि उसमें मैंने दिखाई थी कि पेपर में काफी सारे क्वेश्चन एनालॉगी से रिलेटेड है, और वो वोकैबुलरी वगैरह से थोड़ा, तो मैंने एनालॉगी प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया है। और इसके अलावा मैंने कोडिंग डिकोडिंग में लेटर कोडिंग, मिक्स कोडिंग और ये सारी चीजें कर ली हैं कंप्लीट। साथ में ऑड वन आउट मैंने कर लिया है, और ऑड वन आउट ये हो गया सर। और सर एक सेलोग्लॉजिन वाले जो क्वेश्चंस है, वेन डायग्राम वाले, वो मैंने उसके कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, और उसको थोड़ा सा बेसिक चीजें की देखी हैं। तो सर अभी तक मेरी यही टॉपिक्स जो है वो कंप्लीट रहा। और अब इसके बाद सर मैं सीरीज और ब्लड रिलेशंस पे प्रैक्टिस करूँगी, क्योंकि ब्लड रिलेशंस में ना मेरे को थोड़ा सा डिफिकल्टी होती है, सो अब मैं उसको अच्छे से करना स्टार्ट करूँगी। अच्छा अच्छा, इसीलिए आप ब्लड रिलेशन थोड़ा सा स्लो सॉल्व कर रही थी? हाँ, वो इसीलिए सर स्लो सॉल्व हुआ, बट हो गया। चलो, सुबह का भूला शाम को आ जाए तो भूला नहीं कहते हैं। चलिए ठीक है। और बाकी का क्या कर रही हैं? कौन सा एग्जाम दे रही हैं आप? क्या चल रहा है, पढ़ाई क्या चल रहा है? सर CUT दे रही हूँ मैं, 03 वाला कोड जो है, सो उसमें तो ऑल ही है बेसिकली, सब कुछ ही मिक्स्ड है, सो उसका थोड़ा थोड़ा पार्ट जो है वो अभी मैं पढ़ रही हूँ। कोई दिक्कत परेशानी समस्या जिसमें मैं कंट्रीब्यूट कर सकूं? नहीं सर, अभी तक तो नहीं है, बस ये थोड़ा सा जैसे डेट्स वगैरह आगे पीछे होती रहती हैं, सो उनको मैंने अभी कॉपी मिक्स सीरीज में लिखा है। देन डेली बेसिस पे अगर मैं उनको रिवाइज कर रही हूँ तो फिर वो थोड़ा ऐसे है कि बात तक याद रह रही है, एक एक डेट, ठीक है, उसके हिसाब से। चलिए ठीक है। फिलहाल तो रिया आईपी क्लास में कोशिश करो कि जो कुछ भी कराया जा रहा है, ऐसा नहीं है कि CUT का है और ये है वो है, क्योंकि जो कुछ भी आप आईपी में पढ़ रहे हो ऑल दैट इज गोइंग टू बी कवर्ड ओवर देयर आल्सो। यस सर। हाँ,
तो ये बहुत ज़रूरी है कि उतना तो मिनिमम बेसिक मोटिवेशन रखिए, ठीक है, और रेगुलर बेसिस पे करते रहिए, ठीक है। देखिए क्लास, सर एक हाँ हाँ, चीज, यस रिया बताओ, यस प्लीज़। हाँ जैसे ये एनालॉगी वाला टॉपिक है, तो सर मैंने ना आईपीओ के पेपर्स एनालाइज किए, जिसमें मैंने देखा काफी सारे क्वेश्चन एनालॉगी से रिलेटेड हैं, और टोटली ना वो वर्ड वाले नहीं होते, जैसे कोई इंस्ट्रूमेंट दे दिया या कोई ये कुछ भी मेजरमेंट हो दे सकता है, दिया, राइट। क्वांटिटी यूनिट, इस तरीके से। तो तो सर अगर मैं दैट इज़ ऑल्सो अ वे टू टेस्ट योर नॉलेज। एग्जैक्टली, सो सर अगर जैसे मैंने आरएस अग्रवाल की बुक ली है इसके लिए, प्रैक्टिस के लिए, सो उसमें ना एनालॉगी के बहुत सारे रिलेशनशिप ऑलरेडी मेंशन्ड है। इफ अगर मैं उनको मेमोराइज कर लूं, लाइक थोड़े बहुत जो इंपॉर्टेंट हैं, जो पेपर में ज्यादातर पूछे जाते हैं, सो उससे क्वेश्चंस मोर सॉल्व देन हो जाएंगे सफिशिएंट, इजी मोर से। देन सफिशिएंट, उससे ज़्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इतना एग्जाम्पल दे रखा है, इतना क्वेश्चन दे रखा है उसमें ना कि उससे हाँ ज़्यादा जी सर, उसमें बहुत सारे क्वांटिटी, इंस्ट्रूमेंट, मेजरमेंट्स, देखो स्टडी टॉपिक। देखो रिया, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर लाइन लेंथ एकदम क्लियर हो जाए कि कहाँ से शुरू करना है और कहाँ तक जाना है, तो अब सोचो टॉपिक क्लियर है, किताब में पर्याप्त मात्रा में क्वेश्चन दे रखा है, जितना प्रैक्टिस कर लो पेपर में उतना ज़्यादा अच्छा कर पाओगे एग्जाम में। तो सिंपल सा स्ट्रेटेजी है, उस बुक के बेसिस पर, रेगुलर बेसिस पर आप करते रहिए, ठीक है हाँ रिया? जी सर। सर जैसे कोडिंग डिकोडिंग भी किया था, तो स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चंस गलत हो रहे थे, देन उसको और इम्प्रूव करके, तो अब अगर मैं कोडिंग डिकोडिंग भी कर रही हूँ, तो मैक्स टू मैक्स 1 से 2 क्वेश्चन गलत होता है, उसके अलावा और कोई क्वेश्चन गलत नहीं हो रहा पेपर में। नहीं ठीक सो है, वो ठीक से हो रहा है अभी। ठीक ठीक है, गुड, चलिए ठीक है, फेयर इनफ। हाँ जी सर। हाँ, बाकी का आप सभी लोग ये कोशिश करिए कि न्यूनतम जो है, मिनिमम हम लोगों को वर्स्ट केस में भी 75 to 80 क्वेश्चन करना है, और वो आप तब कर पाओगे सही जब आप 85 से 86 क्वेश्चन के अराउंड जो है इस हिसाब से पेपर में बैठाओगे कि भैया आपके हिसाब से इतना सही है। तो तुम देखो पेपर में तुम कितना भी अटेम्प्ट कर लो, एकदम परफेक्ट वे में अटेम्प्ट किए रहोगे तो भी मिनिमम 10% गलत होगा, और ऑन एन एवरेज जो गलत होता है लगभग 20% गलत होता है। कितना भी आप परफेक्ट अटेम्प्ट करोगे, तुमको लगेगा कि नहीं मैंने एकदम तुक्का नहीं लिया, तो भी 10% गलत होगा। तो इसका मतलब ही नहीं वो खींच के आगे बढ़ा दोगे तुम। इस पर मैं एग्जाम के टाइम पे बात करूंगा क्या पेपर स्ट्रक्चर में अटेम्प्ट का स्ट्रेटेजी रखना होता है, बेसिक कुछ बातें। लेकिन एज ऑफ नाउ अभी भैया अभी चल रहा है प्रिपरेशन का टाइम, प्रिपरेशन करिए, फिर वो अंधी तुक्का कैसे मारना है, क्या रिस्क लेना है, क्या कैलकुलेटेड रिस्क है, क्या एकदम ब्लैंक रिस्क है, तो उस पर तब हम चर्चा करेंगे। वो लास्ट मोमेंट पर ही चर्चा किया जाए तभी अच्छा रहेगा, इतना पहले से उस पर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए ठीक है, किसी और कैंडिडेट को कोई डाउट और क्वेरी, कोई समस्या परेशानी किसी को भी, एनी इशू, एनी कंसर्न, एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू डेली बाइट्स पर कोई समस्या परेशानी, कोई दिक्कत आप लोगों को? तो चलिए ठीक है, तो फिर बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी लोगों को, एंड दैट विल बी ऑल फॉर दिस सेशन, एंड थैंक यू एंड गुड नाइट। बस कीप वर्किंग हार्ड, और अगेन कभी भी जीवन में बहुत अच्छा करने के लिए आपको कोई विशेष रिवॉर्ड नहीं मिलता है। कहने वाले तुमको पेपर में तुरंत फेल हो के आ रहोगे तो ज़रूर कहेंगे वाह बेटा खूब अच्छा लड़ाई किया तुमने, कोई बात नहीं बाद में कर लेना। लेकिन तुम देखोगे जैसे ही 2 दिन बीतेगा वही तुमको गाली देंगे, दिए तो थे, क्या हुआ तुम्हारा? तो यू विल बी नेवर बी रिवॉर्डेड फॉर डूइंग गुड। कोई ये नहीं पूछता है कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में क्या इब्राहिम लोदी ने बहुत संघर्ष से लड़ा था। किसी ने मेरे को आज तक नहीं बताया हिस्ट्री की सेकंड बैटल ऑफ पानीपत में हेमू ने भी बहुत अच्छा फाइट किया था अकबर की आर्मी से, किसी ने बोला ही नहीं मेरे को। जब तक मैंने पानीपत मूवी नहीं देखी थी अर्जुन कपूर वाली, तब तक हमको पता नहीं चला था अच्छा मराठा बहुत ब्रेवली फॉट, क्योंकि पता है हिस्ट्री इज रिटन बाय विक्टर्स, और हमको प्रायोरिटी लिस्ट में पता रहता है कि ये वॉर हुआ, ये वॉन, ये वॉन, ये वॉन। तो ऐसे ही भाई आपका भी है, जब लड़े होंगे तो उस समय लोग बात कर रहे होंगे अरे नहीं इन लोगों ने बहुत अच्छा संघर्ष किया, बहुत लड़ाई किए थे, एकदम जीत ही गए थे, ठीक है। लेकिन हिस्ट्री को ये सब चीज़ें नहीं याद रहती हैं। जैसे सेकंड बैटल ऑफ पानीपत में अकबर ऑलमोस्ट हार गया था, लेकिन अचानक से उसके सिपाही ने ना एक तीर चलाया और हेमू को जाके गलती से लग गया, वो हाथी बैठा हुआ था पीछे। और उसको क्यों लग गया? क्योंकि हेमू जिस हाथी पर बैठा था वो हाथी थोड़ा पागल हो गई थी, तो बहुत ज़्यादा एकदम वो हो रही थी, तो वो अपना जो प्रोटेक्शन एरिया था थोड़ा छोड़ के बाहर बढ़ गई थी। उसी में अचानक से किसी ने तीर चलाया और हेमू को लग गया, और जैसे ही वो हाथी पे से नीचे गिरा तो अब होता क्या है कि
अगर सेना का अध्यक्ष को लग जाता तो सेना पूरा एकदम उस समय डिरेल हो जाती थी। ये हुआ कि भैया हेमू को लग गया, पूरा सेना में क्योस मच गया अचानक से। और मान सिंह वगैरह ने अकबर के साइड से ओवरटेक कर लिया। ये हिस्ट्री का ऐसा हिस्सा है जो 90% लोग हिस्ट्री पढ़ के पास हो चुके हैं, उनके बात नहीं पता। मैं क्या कह रहा हूँ, वो हार गया तो सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट बिटवीन अकबर एंड हेमू। अकबर जीत गया था। ठीक है। और हाँ, मान लो धार्मिक रूप से विक्षुब्ध हो, पैदल हो थोड़े से, तो तुमको लगेगा वो धर्म की लड़ाई चल रही थी। क्यों? क्योंकि यही सब सीखा है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर। थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करोगे तुमको पता चलेगा कि अकबर की आर्मी जो व्यक्ति लीड कर रहा था वो हिंदू था, और हेमू एक हिंदू राजा था, उसकी आर्मी जो लीड कर रहा था वो एक मुस्लिम था। ये भी हिस्ट्री का एक अजीब इत्तेफाक है। दोनों अपनी अपनी आवश्यकता के हिसाब से लड़ा रहे थे, तो लड़ाई अंत में सत्ता की थी। तो ये होता है कि अपनी बौद्धिक चेतना से जब आप बात को समझोगे, नहीं समझोगे तो पढ़ाने वाले कुछ भी पढ़ा जाएंगे और हिस्ट्री में इन बातों पर चर्चा नहीं होगी। तो जब इतने बड़े बड़े लोगों के फेल्योर पर चर्चा नहीं किया हिस्ट्री ने, तो अबे तुम्हारे पास अगर किसी चीज़ को नहीं करने का कारण है तो एक्सेप्ट यू, नोबडी इज लिसनिंग। ठीक है। नहीं करने का और भी जो भी कुछ भी आपके पास और रीज़न और कारण होगा, आप देखिएगा कि आपके पास ना तो इस तरह का कोई कारण हो, और ना ही अगर आप नहीं कर पाए किसी कारण से, फाइनल रिजल्ट में नहीं आ रहे हो, चाहे धोखे से चाहे धक्के से, तो दुनिया आपको इस बात के लिए रिवॉर्ड नहीं देने वाली। तो जस्ट डू योर बेस्ट, वॉट एवर इट टेक्स। जो भी उसमें चीज़ हो, जो भी जितना भी दे सकते हो, आपको एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन रहना चाहिए कि ओके आई गेव माई बेस्ट, बाकी का जो रिजल्ट आया सो आया। ठीक है। तो चलिए ठीक है, जिसको कुछ दिक्कत है रुक सकता है, ऑल ऑफ यू कैन टेक यू लीव। थैंक यू एवरीवन। यस, ऋतिक गुप्ता। ऋतिक आप रह गए क्या? मैंने ऋतिका से बात किया, ऋतिक रह गए शायद। ऋतिक यस सर, मैं रह गया था। तो ऋतिक तो कैमरा ऑन करके बैठते और हैंड पहले रेस कर लेते। सर एक्चुअली ये ना, मेरा मतलब एवरीथिंग वाज गोइंग वेरी गुड, मेरा सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था एंड मेरा सब कुछ कवर हो चुका था, बस मैथ्स को छोड़कर। और रीजनिंग, इंग्लिश, ये सब कुछ मेरा अभी रिवीजन वाला फेज चल रहा था, बट ड्यू टू सम माय हेल्थ इश्यूज मेरी बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। तो अभी 10 दिन के लिए मैंने सब कुछ, डॉक्टर ने बोला कि सब छोड़ दे, तो मैंने सब कुछ छोड़ दिया। तो अभी बात सर की बात है कि पिछले 10 दिन में ज़्यादा क्लास नहीं हुई है। हाँ वही सर, मैंने देखा भी, बट स्टिल मैं अपनी साइड से भी बहुत पढ़ रहा था। तो वो है कि मेरा उस चीज़ में लॉस हो गया, ना रिवीजन हो पाई, और कुछ कॉन्सेप्ट है वो दिमाग से थोड़े चले गए। लाइक कैलेंडर मुझे बहुत अच्छे से आता था, बट मैंने उसके कुछ क्वेश्चंस करे, तो अब है ये हो रहा है कि कुछ मिस आउट्स हो रहे हैं, मेरे से नहीं हो पा रहे हैं। तो वो दोबारा आई विल डू दैट, इट्स ओके। बट वही है कि मेरे से मैथ्स का पोर्शन अभी मेरा चल रहा है, वो तो मैं कर लूँगा, बट जी के आई एम लिटरली वेरी वरीड अबाउट माई जी के का। तो मुझे सर यू कैन टेक लाइक कि मेरे को ना सिर्फ 2% आता, मुझे जी के में कुछ नहीं आता। ठीक है, ठीक है, उसकी क्लासेस होंगी एंड आई ट्राई टू गिव माई बेस्ट। ठीक है ऋतिक। एंड किसी टीचर ने आपका नाम नहीं कॉल आउट किया, मान लो इत्तेफाक से कहीं रह गया हो, मान लो मैंने ऋतिका देखा हो, मुझे लगा अच्छा ऋतिक, तो आप हैंड रेस कर सकते थे। ठीक है, सब सोचा, बट मुझे लगा कि चलो कोई नहीं, छोड़ा। नहीं कोई नहीं छोड़ो, कैसे? फीस नहीं दिया है क्या? हाँ, तो जब फीस दे रखा तो बस हैंड रेस करके हाँ भाई हम हैं, पैसा दिया मैंने, मेरा नंबर कहाँ गया? नहीं एक्चुअली मेरा सब कुछ ठीक ही चल रहा है, बस वो है कि अभी नहीं ये वाला कॉन्फिडेंस पूरा रखिए। हाँ सर, मैं बहुत डिमोटिवेट हो चुका हूँ इस टाइम, मेरे से नहीं हो पा रहा, क्योंकि थोड़ा मेरे माइग्रेन का इशू है, तो वो दर्द के आगे ना नहीं होता मेरे से कुछ भी। तब दिक्कत होता होगा। देखिए, कभी भी क्लास कोई कैंडिडेट रह गया, वो कोई भी ऐसा रहे, तो आप बिल्कुल फील फ्री टू शेयर। मैं एक बच्चे से बात कर रहा हूँ, तो आई वांट टू टॉक टू यू। ठीक है ऋतिक? हाँ, आई वांट टू टॉक टू यू। जी ठीक है, तो आप इस चीज़ को अपडेट करेंगे। ऑल्सो BEd के बैच में मेल इज़ अ रेयर स्पीसी टू बी फाउंड। ठीक है, आई एम दैट्स व्हाई मे बी। हाँ, नहीं तो ठीक है, मेल इज़ अ रेयर स्पीसी टू बी फाउंड इन BEd बैचेस। तो ठीक है। हाँ, तो फिर जो होता है कि थोड़ा सा फिर उसी हिसाब से चार्ज रहिए और बिल्कुल फील फ्री टू शेयर। बाकी ऋतिक ठीक है, थोड़ा इधर हेल्थ इश्यूज वाला गेन कर लीजिए। अभी तो थ्योरेटिकल क्लासेस आप लोग चल रहे हैं, कल से टीचिंग एप्टीट्यूड वगैरह शुरू होगा, तो उस हिसाब से प्रिपेयर्ड रहिए। लेकिन उसके बाद जब जनरल अवेयरनेस वाली क्लासेस शुरू होंगी, आई होप सर मैं तुम्हारा को मोटिवेट कैसे करूं, मैं बहुत डिमोटिवेट हो गया, और पता है आज तो मेरे मन में ऐसा आ रहा था कि मेरे से नहीं होगा क्लियर एंट्रेंस। अरे तो ऋतिक डिमोटिवेट क्यों रहो? अभी एग्जाम बहुत दूर है, मैं तो ऐसे ही बैठा रहा था, कहता बहुत दूर है, अभी तो शुरू करने का टाइम नहीं आया है।
जी सर। ठीक है, आपको पता है ऋतिक, अच्छे खासे बच्चे बैठे हुए हैं सब मुझे से अभी डंडा कर रहे हैं, सर बैच 2 का डेट क्या है, बैच 2 का डेट क्या है, बैच 2 का डेट क्या है। हम लोग सोच रहे हैं अब CU UT UT का हो जाए, उसके बाद देखेंगे। थोड़ा हम लोगों को भी कूलिंग पीरियड चाहिए रहता है, थोड़ा हम लोग को भी शांति से बैठना रहता है 2-4 दिन। तो अभी कुछ लोग तो जागे भी नहीं है, कम से कम अभी सोच तो रहे हो स्वयं को लेकर। नहीं सर, मेरा ऑलमोस्ट क्लियर हो गया। मैंने सिलेबस खुद से भी पहले से ही लगा पढ़ू। मैं रिवीजन वाला फेज चल रहा है मेरा, थोड़ा मैथ्स का रह गया है और जीके का तो बस वो भगवान भरोसे ही है। नहीं तो पता जितना अभी हो तक। गया उतना करिए, फिर जीके में देखते हैं क्या रास्ता बनता है। ठीक है। ये सर, टीचिंग एप्टीट्यूड भी मेरा बहुत सही चल रहा है, मतलब 23, 22 नहीं नहीं, ऐसे ठीक आ है, ठीक है, ठीक है ऋतिक, हाँ ठीक है, गुड। चलिए ठीक है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए थोड़ा सा। और कल से आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास है, थ्रू आउट कोशिश करिएगा कि रेगुलरली लें। थोड़ा सा माइग्रेन वाले में दिक्कत होता है, मैं समझ रहा हूँ इस बात को, लेकिन फिर भी जब भी आप नॉर्मल मतलब डे में जब भी माइग्रेन का वो इम्पैक्ट पड़ता है तब तो थोड़ा सा दिक्कत होता ही है। लेकिन अदरवाइज कोशिश करिए कि जब भी आपको समय मिले, जो भी टॉपिक एरियाज को कवर करते रहिए। एंड ऋतिक, डीमोटिवेशन इज जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ, इट इज़ नॉट लाइफ। ठीक है, राइट। ठीक है। Yes, तो sir. अगर हो रहा है तो कोई बहुत परेशानी का विषय नहीं है, इसको इतना आप हाइप मत दीजिए, बहुत नॉर्मल सी बात है। और इससे ज़्यादा परेशानी वाले बच्चे कर रहे हैं, तो ऋतिक ठीक है, ठीक है। जी सर। Yes, एंड thank प्रिया you. पांडे, चलिए प्रिया पांडे, हाँ प्रिया, हाँ Good प्रिया, evening, कैसी चल रही sir. प्रिपरेशन और कहाँ चली गई थी जब तुम्हारा टर्न था बात करने का? तो एक्चुअली सर आई एम नॉट वेल, मैंने ज्वाइन भी लेट किया था। मैंने देखा ना, एक्चुअली 2-3 दिन से थोड़ा इशू चल रहा है हेल्थ के रिगार्डिंग मेरे को भी। तो जब मैसेज देखा ना, मैंने ज्वाइन भी लेट किया इस रिगार्डिंग सर। आप बहुत चक्कर से आ रहे हैं, बहुत। नहीं चलिए ठीक है, फिर सोइए, अभी सो जाओ। सुबह वापस से आप सेशन वेशन थोड़ा सा देख लीजिएगा, थोड़ा सा बैटरी चार्ज करिए अपना, और थ्रू आउट द फैकल्टी वो रखिए। और हाँ प्रिया, मार्च के मंथ में योर हेल्थ इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग राइट नाउ, क्योंकि तुम्हारा CUT का पेपर है। एंड आई सी यू एज अ पोटेंशियल कैंडिडेट हु कैन क्वालिफाई द एग्जाम। तो आई वॉन्ट यू टू बी लाइक हेल्दी, ठीक है। बाय देन आप अपने आप को सॉर्टेड रखिए कि तुम्हारा जितना भी प्रिपरेशन है एटलीस्ट उतना बेस्ट आप डिलीवर कर पाओ, उसमें चाहे कुछ नया ऐड ना हो, लेकिन जितना आता है उतना तो डिलीवर कर पाओ। इस लायक जरूर रहिए पेपर में, ठीक है। यस सर, मैं प्रिपेयर तो अपना कर ही रही हूँ, बस आज नहीं हो पाया था बिकॉज सुबह से ही मतलब हालत पता नहीं एकदम से क्या हो गया, खराब हो गई। बट वैसे मैं रेगुलर बेस पे डेट वगैरह भी मैंने देखा था, मैं कर रही हूँ प्रैक्टिस अपनी साइड से। चलिए थोड़ा ठीक सा है। लगी हुई हूँ, दोनों पेपर की लगी है, बस मेरे को भी ये कि 100% देना है और बस क्रैक करके निकालना है। ये स्पिरिट है सर, चलिए ठीक एंड आई है। ट्राई माई लेवल बेस्ट सर कि आपका ये कैंडिडेट जरूर आपके पास ऐसा सिलेक्ट होकर आए। नहीं नहीं प्रिया, देखिए आप सेलेक्ट होती हैं तो भी बहुत अच्छी बात है। किसी कारणवश किसी एक पर्टिकुलर एग्जाम में रिजल्ट आपके फेवर में नहीं रहता है तो भी आप मेरे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है। मेरा बस इतना कहना है कि एज पोटेंशियल एज ऑफ योर्स 2-4 एग्जाम दे लो तो तुम्हारा किसी एक में श्योर शॉट हो जाएगा। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि हो जाएगा। ठीक है प्रिया। यस सर, आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट सर, थैंक यू सो मच ठीक है, सर। ओके, थैंक यू एंड बहुत सारी शुभकामनाएं सभी लोगों को। गुड नाइट ऑल ऑफ यू एंड प्लीज़ डोंट गिव यू द एक्सक्यूजेज, डू योर बेस्ट भाई। जब इतने बड़े बड़े राजाओं का जब सेकंड पॉइंट पर थे, नई भारत में चर्चा करते हैं, कोई उनकी कहानी नहीं सुनने के लिए बैठा हुआ है, तो आपकी कहानी भी कोई सुनने के लिए नहीं बैठा हुआ है। छोटू सा एग्ज़ाम है और कुछ 2-4 क्वेश्चंस आएंगे, देख लीजिए, एक राइट स्ट्रेटजी बनाइए और किसी भी तरह धोखे से या धक्के से जस्ट मेक थ्रू इट एंड इट्स नॉट दैट बिग डील। इतना ज़्यादा भी नहीं ढूंढना होता है, इतना ज़्यादा भी इंटरनेट पर नहीं परेशान होना होता है, ये भी सर्च कर लें, वो भी पढ़ लें, ये कर लें, वो कर लें। अब शांति से थोड़ा देर पढ़ लो, सिंपल सा कहानी इतना है, ठीक है। वही सिंपल सा फॉर्मूला है और जब तक आप वो नहीं करोगे तब तक गंतव्य तक नहीं पहुंचोगे। बाकी की सारी बातें फिर कोरी हैं। तो तुमको कहीं व्हाट्सएप पे भड़का देगा कोई धर्म के नाम पर, कोई सब्जेक्ट के नाम पर, कोई करियर के नाम पर। बहुत सारे तरीके हैं तुमको डीरेल करने के लिए। जीवन में ऑर्गेनाइज रहने के लिए मेहनत करना है, डीरेल रहने के लिए कुछ नहीं करना, ठीक है। तो चलिए ठीक है, थैंक यू एवरीवन एंड गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट श्वेता, गुड नाइट, गुड नाइट प्रिया, गुड नाइट। गुड नाइट शिवानी, गुड नाइट एकता, गुड नाइट सर। गुड